नेक्स्ट दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एपिजेनेटिक्स, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे एपिजेनेटिक्स को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी डाइट, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे सोशल इंटरेक्शंस, हमारा स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्टेट कैसी है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम पे किसी का डिजीज इफेक्ट है कि नहीं है, हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कितनी करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारे का सारा जो सा है इफेक्ट करता है आपके एपिजेनेटिक्स को। ठीक है, एपिजेनेटिक्स डिस्टर्ब होगा, इन टर्म्स आपका जेनेटिक मटेरियल भी जो सा है वो भी डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट कीजिए, ये आ गया जी मैकेनिज्म्स ऑफ एपिजेनेटिक्स। किस तरीके से एपिजेनेटिक्स जो सी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाती है, अपने आप को कंट्रोल करती है, कैसे वो कंट्रोल लेती है आपके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, और कैसे उसके एक्सप्रेशन को वो कम और ज्यादा करती है। ये तीन आपके हैं मेथड्स एपिजेनेटिक्स के। फर्स्ट कॉल डीएनए मिथाइलेशन, सेकंड हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, एंड देन आरएनए एसोसिएटेड साइलेंसिंग। इसको अब हम थोड़ा थोड़ा सा टच करेंगे, ज्यादा डीप नहीं, कि जिससे इंट्रोडक्शन हो जाए कि किस तरीके से हम इसके ऊपर लेके चलते हैं। जी सर, नेक्स्ट कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए मिथाइलेशन, जस्ट नाम से ही अगर आप देखेंगे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। डीएनए मीन्स डीएनए एंड मिथाइलेशन मीन मिथाइल ग्रुप जो सा आपका होता है CH3, केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है CH3। ठीक है जी, CH4 मीथेन है एंड CH3 जो सा आपका मिथाइल ग्रुप होता है। डीएनए मिथाइलेशन मींस के डीएनए के इर्द गिर्द मिथाइल ग्रुप्स जो से हैं उन्होंने अपना घेरा डाला होता है किसी भी एक जीन के इर्द गिर्द, जो कि उसको एक्टिवेट होने से रोकते हैं या एक्टिवेट कर देते हैं। और उस मिथाइल ग्रुप का लगना और उतरना, वो चीज कौन इफेक्ट करती है, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। आपका एनवायरमेंट, आपका ड्रग यूज, अल्कोहल यूज, आपका माइंड स्ट्रेस, आपका सोशल इंटरेक्शन, आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट, वो आपके उन तीनों मेथड्स में से, यानी कि डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, उन तीनों में से कोई एक चीज अगर डिस्टर्ब हो गई तो डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेटेड डीएनए है जो कि पूरे ऑल ओवर द डीएनए पे पड़े होते हैं मिथाइल ग्रुप, किसी भी एक जीन को एक्टिवेट करने के लिए या उसको रोकने के लिए। इट रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, मॉडिफिकेशन अंडर होती है मिथाइल ग्रुप्स के अंदर किस तरीके से, एनवायरमेंट की वजह से जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड डेवलपमेंटल स्टेज की वजह से। सर ने और मैम सर ने एक क्वेश्चन मुझसे किया था कि एक हमारे पास इनका एक पेशेंट आया था, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर ही था, लेकिन वो बाद में जाके एक्सप्रेस हुआ था जब वो 7-8 साल का हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ। तो आपके क्वेश्चन का ये साइंटिफिक आंसर ये है, उस जीन के इर्द गिर्द डीएनए मिथाइलेशन हुई थी, जो सा उसका जीन डिस्टर्ब था, उसने वो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज थी कि उसने एक खास डेवलपमेंटल स्टेज तक जाना था, उसके ऊपर से डीएनए के ऊपर से मिथाइलेशन की परतें उतरनी थी, और उस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस करना था, ले गया। अच्छा, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ डिजीज। हम इसको एक नॉर्मल सेंस के अंदर लेके जाते हैं कि एक पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपने अंदर इस चीज को देखिएगा, प्यूबर्टी है 13-14 साल के ऊपर जाके ही क्यों आती है, मेनोपॉज है तब जिसके ऊपर जाके क्यों होता है, हालांकि ऊपर से नीचे तक हर नाखून, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक हर सेल के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, हर तरह का जीन पड़ा हुआ है। व्हाई दैट इज नॉट एक्टिवेटिंग, बिकॉज ऑफ डीएनए मिथाइलेशन। किस जीन ने किस स्टेप पे जाके, किस डेवलपमेंटल स्टेज पे जाके एक्टिवेट होना है, और उसने अपना प्रोडक्ट बनाना है, हार्मोन्स रिलीज करवाने हैं, वट एवर उसने अपना प्रोडक्ट बनाना है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए मिथाइलेशन। एंड दैट इज हाईली कनेक्टेड विद योर डेवलपमेंटल स्टेज एंड एनवायरमेंट। इसको आप उस सेंस में भी लेके जा सकते हैं कि अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, क्यों, उस जीन के ऊपर से हो सकता है जिसने उसको मिथाइलेशन हुई है, मिथाइलेशन उतर गई, या मिथाइलेशन, या किसी एक जीन ने एक्टिवेट नहीं होना, या एक को एक्टिवेट हो जाना चाहिए, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसको एक्टिवेट नहीं होने दे रहा। वो इन टर्म्स आपका साइकोलॉजिकल स्टेट हो सकता है, आपका ड्रग यूज हो सकता है, आपकी डाइट हो सकती है। ये मैम ज्यादा बेहतर बता जो से आजकल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, कहते हैं कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है, डाइट सही नहीं है, तो डाइट क्यों नहीं, तो वो डाइट जो सा है और आपकी जो पर्सनल स्टेट है, डीएनए मिथाइलेशन को, एनवायरमेंट को, उसको डिस्टर्ब कर देती है, जो विच लीड्स टुवर्ड्स द फर्दर, क्या कहते हैं, अगर नॉर्मल भी होगा, यानी कि अब तो आप ये कहते हैं ना, क्वेश्चन आता है कि अगर डिजीज की सूरत में नहीं, अगर इन्वायरमेंटल का रोल एक इस तरीके से भी है, और डेवलपमेंटल स्टेज, और यही वाली चीज जो सी है आपकी नॉर्मल जो से आपके फीचर्स हैं बॉडी के,
उसको भी लेकर चलती है। जैसे कि मैंने एक प्यूबर्टी की एग्जांपल दी, मेनोपॉज की, एजिंग है, एक खास फैक्टर होते हैं कि उसके बाद जो सा है एक खास किस्म के जीन्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं एक फर्दर एज के बाद जाके, ठीक है जी। तो फेस पे झुर्रियां आती हैं, एक डेवलपमेंटल स्टेज है ना, वो जीन्स पहले क्यों नहीं एक्टिवेट होगी, पहले क्यों नहीं उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना दिया, पहले क्यों नहीं उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, वो सारे का सारा यही है। हाँ, अगर डिजीज आ गई है, कोई मसला हो गया है, हो सकता है पहले एक्टिवेट होगी, हो सकता है बाद में एक्टिवेट होगी, ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा सॉरी, बैक कीजिएगा। मिथाइलेशन होती कहाँ पे है, मैंने शुरू में बताया था कि डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड है, ए टी जी सी, ठीक है जी। साइटोसिन के ऊपर मिथाइलेशन हुई होती है, जो सा जितना भी आपके डीएनए के अंदर साइटोसिन पड़ा हुआ है इसके इर्द गिर्द मिथाइल ग्रुप लगे होंगे और इसको एक्टिवेट होने से रोकें, किसी भी जीन को एक्टिवेट होने से रोकें। नेक्स्ट कीजिएगा। ये देखिए, ये आपका साइटोसिन पड़ा हुआ, ये आपका डीएनए सारे का सारा, ये साइटोसिन के इर्द गिर्द विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये मिथाइल ग्रुप लग गया जिसने उस जीन को या उस पर्टिकुलर एरिया को एक्टिवेट नहीं होने दी। क्लियर? नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट है जी सेकंड प्रोसेस कॉल्ड हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन में क्या है, डीएनए हमारा एक विद इन सेल एक खास किस्म की प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है, वो पैक होके बिल्कुल, देखिए सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए, बात अब कर तो इतनी हाईली पैकेज है, वो इतना हाईली है कि वो बिल्कुल, एक तो आंख से नजर नहीं आता, सेल तो वैसे नजर नहीं आता, विद इन तय के अंदर के तय के अंदर वो डीएनए पड़ा हुआ, तो क्यों इतना हाईली पैकेज्ड है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जिसके इर्द गिर्द आपका डीएनए लिपटा हुआ पड़ा होता है। हिस्टोन्स ना जस्ट लाइक अ बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द आपका डीएनए ना लिपटा हुआ पड़ा होता है। जब आपने डीएनए को सेल से पकड़ के ऐसे निकालना है ना, तो ऐसे गोलियों की शक्ल के अंदर उसके ऊपर से उतरेगा डीएनए, वो जो सा हिस्टोन्स है ना, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब एक तो वो था जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व था आपके डीएनए के साथ, मिथाइल ग्रुप। सेकंड मॉडिफिकेशंस होंगी हिस्टोन्स के अंदर जाके, यानी कि अगर कोई जीन एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा तो उसके हिस्टोन्स के अंदर है कि हिस्टोन्स के ऊपर शायद कोई ना कोई मॉडिफिकेशंस होगी हुई है जो कि उस जीन को या डीएनए के उस पर्टिकुलर एरिया को एक्टिवेट नहीं होने देगी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट कीजिएगा। ये है एक हिस्टोन का एक प्रोडक्ट, ये हिस्टोन है, उसके इर्द गिर्द ये डीएनए लिपटा हुआ सारे का सारा, ठीक है जी। ये इस तरीके का मोती लगे 4 स्ट्रक्चर 8 तरह के ऑप्टामर बना होता है, यानी कि ये हिस्टोन प्रोटीन और इसके इर्द गिर्द आपका डीएनए लिपटा होगा, ये आपका हिस्टोन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये है आपके हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, ये वो वाला आपका हिस्टोन प्रोटीन, ये आपका डीएनए जो कि लिपटा हुआ है, ये आपका एसिटाइल, इस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। वहां पे मिथाइल ग्रुप था, इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप ने कहां पे जाके अटैच होना है, आपकी हिस्टोन्स प्रोटीन्स के साथ, और उसको पकड़ के उस पर्टिकुलर एरिया को डीएक्टिवेट कर देना, कि यहाँ पे यानी कि आपका कोई भी आपका एंजाइम है, जैसे कि अगर उसकी रेप्लिकेशन ही होनी है, आपका डीएनए पॉलीमरेज है या आरएनए पॉलीमरेज है, वो यहां तक रसाई नहीं हासिल कर सकेगा, रसाई नहीं हासिल कर सक रहा, एक्टिवेशन नहीं हो रही जीन की। ठीक है, ये अगेन अगेन मैं एग्जांपल आपको कोट करता हूं, एसिटाइलेशन आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि तीनों में तीन मैंने एग्जांपल्स देनी है, तीन मैकेनिज्म्स की, एक मैंने मिथाइल वाले की दे दी, एक हिस्टोन्स वाले की दी। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट कीजिएगा। लास्ट हमारा मैकेनिज्म है कॉल्ड आरएनए एसोसिएटेड साइलेंसिंग। अब डीएनए से अब हम जा रहे हैं आरएनए लेवल के ऊपर। एक अब अल्लाह ताला ने ये आपके दी हुई है कि एक तो है कि उस चीज को डीएनए तक ही रोका हुआ है, ओके। नेक्स्ट है फिर भी वो जीन एक्टिवेट हो जाता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, जो कि हम पढ़ जा चुके हैं, यानी कि जीन एक्टिवेट होना ऑब्वियसली उसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है। डीएनए से उसका आरएनए फिर भी बन गया, अल्लाह ताला ने वहां पे भी स्टॉप पॉइंट रखा हुआ। क्यों? आरएनए को ही पकड़ के हम साइलेंस कर देते हैं, यानी कि डीएनए होता है सेल में, सेल में उसकी रेप्लिकेशन हुई, ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो साइटोप्लाज्म में आ गया उसका आरएनए होके, ठीक है ना। अब जो सी साइलेंसिंग होनी है, क्वाइट पॉसिबल है वो साइटोप्लाज्म में हो जाए, आरएनए को पकड़ के हम साइलेंस कर देते हैं, वो जीन अपना प्रोडक्ट ही ना बना पाए, उसकी ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसलेशन ही ना हो पाए, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन जो बनाना है वो ट्रांसलेशन है ना, हम उस आरएनए को पकड़ के साइलेंस कर देते हैं।
ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेजर जो कि आपके ना ट्यूमर एक्सप्रेशन के अंदर आपका इन्वॉल्व होता है, यानी कि कैंसर सेल्स की रोकथाम के लिए ना ज्यादातर जो सा आपका मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है ना, वो आरएनए एसोसिएटेड साइलेंसिंग होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बन चुका होता है, आरएनए को आप साइलेंस कर रहे होते हो कि वो अपनी प्रोटीन बना के आगे ट्यूमर ना बना दे या मजीद ट्यूमर ना बने। ठीक है, ये आपने लिखा भी, ये मैक्सिमम होगा जो कि आपका सेल प्रोलिफरेशन के अंदर, ट्यूमर सप्रेशन के अंदर लोड होता है, एंड मैनिपुलेटेड इन द ट्रीटिंग एपिजेनेटिक डिजीजेस लाइक कैंसर, यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है कैंसर के अंदर, तो अन्य प्रोडक्ट बन ही जाना है ना। ट्यूमर ट्यूमर प्रोलिफरेशन है, बेशक वो लोकलाइज्ड है, बेशक वो फैल गया हुआ है, ट्यूमर प्रोलिफरेशन होती जानी है, तो इस वजह से आरएनए जो सा है वहां पे जाके साइलेंसिंग करवानी सारी की सारी, यानी कि आरएनए साइलेंस हो रहा है। नेक्स्ट कीजिएगा, ये है आरएनए, आरएनए बना, एमआईआरएनए बन गया, यहां पे आके एम आरएनए के ऊपर आपका ऊपर से आके एमआईआरएनए जो कि साइलेंसिंग प्रोटीन है, वो आके आपके आरएनए के बराबर जुड़ जाएगी और इस आरएनए की नीचे वाले की ट्रांसलेशन नहीं होने देगी, उसको आके साइलेंस कर देगी। अगेन मैं आपको यहाँ पे फिर वही कहूंगा कि आरएनए साइलेंसिंग आपके डाइट से, आपके एटमॉस्फेयर से, आपके साइकोलॉजिकल स्टेट से कुछ भी हिल सकती है। जैसे कि हम कहते हैं कि वाई देर इज मोर चांस ऑफ कैंसर इन द स्मोकर्स, स्मोकिंग जो ज्यादा करते हैं उनमें कैंसर ज्यादा होने की क्या वजह है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि उसके अंदर एमआईआरएनए को जो से स्टॉप करने वाली प्रोटीन्स हैं, एपिजेनेटिक इफेक्ट्स की वजह से वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, इसलिए उसके अंदर जो सा आपका कैंसर होने के जो लंग्स कैंसर के होने के जो से चांसेस हैं वो ज्यादा है। दिस इज द साइंटिफिक बेसिस, ये आपका पीछे जेनेटिक्स के ऊपर सारे के सारी इन्वॉल्वमेंट ये वाली है। हमें क्लियर क्लियर, नेक्स्ट कीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एपिजेनेटिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हेल्प टू डिटरमाइन वेदर जीन्स आर टर्न ऑन और टर्न ऑफ। ठीक है जी, कौन से जीन टर्न ऑन होने हैं, कौन से जीन टर्न ऑफ होने हैं, ये सारे के सारा एपिजेनेटिक्स आपके अंदर इन्वॉल्व होगी। अब आपका जीन तो नॉर्मल पड़ा हुआ है ना, लेकिन उसने कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, किस तरीके से टर्न ऑन टर्न ऑफ होना है, वो पीछे तीन मैंने मैकेनिज्म्स बता दी, उन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है ना, समटाइम्स जीन टू जीन डिफरेंट होता है, कुछ जीन डीएनए मिथाइलेशन की वजह से साइलेंस होते हैं, कुछ जीन हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन एसोसिएशन की वजह से साइलेंस होते हैं, कुछ जीन्स आरएनए साइलेंसिंग की वजह से होते हैं। जरूरी नहीं कि हर तरह का जीन एक ही तरीके के मैकेनिज्म से स्टॉप या ऑन होता हो, डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, वो यही तीन मैकेनिज्म्स होंगे, आइदर वो नॉर्मल है, आइदर कि वो खराब है, लेकिन पीछे जो सा मसला वो सारे का सारा यही वाला है। क्लियर है, नेक्स्ट कीजिए, यानी कि इस एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि प्रोटीन्स दैट प्रमोट बोन ग्रोथ, वो वाले जीन्स जो कि बोन ग्रोथ को करते हैं, ठीक है जी, आर नॉट प्रोड्यूस इन मसल सेल्स, यानी कि वो वाले सेल्स नहीं वहां पे प्रोड्यूस हो सकते कि वहां पे जहां पे हड्डी बननी है वहां पे मसल बन जाए। पढ़ा तो सारा कुछ ही हुआ ना डीएनए के अंदर, ठीक है ना। आमतौर के ऊपर यही हम कह सकते हैं कि जिथे नक बनना है उधर नाक ही बनना चाहिए, जिधर कान बनना है इधर कान एक्टिवेट होने वाले ही होने चाहिए, और उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, वो सारे का सारा यही कर रहा है। इस चीज को हम कोरिलेट करते हैं सर के पिछले लेक्चर के साथ, वो वीएसटी चाइल्ड जो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वो क्या कहते हैं सेप्टम आ जाते हैं, यानी कि दिल में सुराख आमतौर के ऊपर, ठीक है ना, वो विद इन मदर जो हमने ट्रीट किया था, सारे जो सर ने ट्रीट किया था वो यही था कि एपिजेनेटिक्स चेंजेस हो गए कुछ ना कुछ वहां पे, जिससे वहां पे जो से फलां सेल्स थे, जो से फलां एक फर्दर टाइप ऑफ सेल्स थे, वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर सके। वहां पे जो सा जेनेटिक के ऊपर अगर हम चले जाएं तो इन्हीं में से एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा कि जिसने वहां पे सेल्स को या सेल्स को बनने नहीं दिया या मसल को ग्रोथ नहीं होने दिया, और उसको भी सर ने ट्रीट किया किस तरीके से। अब वो हम उसके ऊपर आएंगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट के ऊपर कि बेसिक्स कौन सी हमारी ट्रीटमेंट्स की यूज होती हैं उसके ऊपर, कि अक्सर हम ये कह देते हैं कि हमने रेमेडी तो दे दी, लेकिन उस रेमेडी ने एक्ट कैसे किया अब हम डिस्कस करने लगे। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक सारे के सारा, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट कीजिएगा। दिस इज द जेनेटिक थ्योरी ऑफ मियाजम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमारे मियाजम्स जोन से हैं, तीन जोन से मियाजम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, कौन सी एपिजेनेटिक चेंजेस लेके आते हैं विच टर्न्स अ पर्सन इनटू अ पर्टिकुलर मियाजम। ठीक है जी,
होता क्या है, ऑल मियाजम्स कॉज ए सीरीज ऑफ एपिजेनेटिक चेंजेस इन द ऑर्गेनिजम्स विच देन मेक्स द पर्सन ससेप्टेबल टू द डिजीज। जितने भी हमारे मियाजम्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक खास किस्म की एपिजेनेटिक चेंजेस लेके आते हैं जो कि हमें किसी भी एक डिजीज की तरफ या किसी भी एक चीज की तरफ एक इंसान को ससेप्टेबल कर देते हैं कि वो ये इंसान एक फलां बीमारी के अंदर मुब्तला होना है। लेकिन पीछे अगर उसके जेनेटिक्स को, अब हम मियाजम और जीन्स को कनेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू चीज है कि अब हम मियाजम्स के ऊपर जाके होम्योपैथी को, नाउ वी आर स्टार्टिंग होम्योजेनेटिक्स। होम्योपैथी के मियाजम्स को और एपिजेनेटिक्स को हम कर रहे हैं कि वहां पे उस मियाजम ने ऑब्वियसली डीएनए के स्ट्रक्चर को, कह रहा हूँ सीक्वेंस को तो नहीं ना चेंज कर देना, एटीजीसी को तो नहीं ना चेंज कर देना, उस मियाजम ने इतना तो कोई पावरफुल नहीं है कि जाके आपके डीएनए को ही चेंज कर दे, ठीक है ना, हाँ कर भी सकते हैं, दैट्स अ सेपरेट केस। लेकिन अगर हम होम्योपैथी की बात करें कि उसने एपिजेनेटिक चेंजेस ही लेकर आनी है जो कि फर्दर कोई भी एक डिजीज की तरफ हम जा सकते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस कैसे लेके आ सकते हैं, डीएनए मिथाइलेशन के अंदर चेंजेस करके, हिस्टोन के अंदर चेंजेस करके, या एमआईआरएनए साइलेंसिंग के अंदर डिफरेंसेस लाते, विच लीड्स टू बर्थ एनी काइंड ऑफ मियासिस। ठीक है, कैसे जी, if a person does have an epigenome which express all the good genes, यानी किसी के पास एक ऐसा एपिजीनोम है कि वो सारी के सारे अच्छे जीन्स ही अपने एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए रहने के लिए, तो वो कह सकते हैं कि परफेक्ट हेल्थ में है। यानी कि किसी एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अगर हम एक बड़ा हेल्दी किस्म का इंसान देखते हैं कि वो बिल्कुल हेल्दी है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है जी, तो वो क्यों हेल्दी है, इस वजह से है क्योंकि उसका एपिजीनोम सिर्फ उन जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है जो उसकी हेल्थ के मुताबिक बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसके अंदर डेविएशन आ रही हैं वो इसी तरीके से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है जी क्लूज ऑफ एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम ये कहते हैं होम्योपैथिक में टेलीमेडिकल को अगर हम देखें पढ़ते हैं तो अक्सर रेमेडीज दी जाती हैं कॉल उसके लिए नेवर बीन वेल। नेवर बीन वेल यहाँ पे वो लफ्ज यूज कर रहा है उनके लिए जो पैदाइशी तौर के ऊपर कभी ठीक ही नहीं है। नेवर बीन वेल, कभी ठीक ही नहीं हुए। यहाँ पे मैंने इसको इटैलिक्स में किया हो ये समझाने के लिए कि वो वाले पेशेंट जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो पैदाइशी तौर के ऊपर ऐसे है, उसका भी तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना। वहां दिए गए हैं आपका ग्रीफ, आपका जॉय, आपका ट्रॉमा, प्यूबर्टी, खुशी, गमी, किसी किस्म का हादसा, प्यूबर्टी, मेनोपॉज, ये सारे के सारे वो इवेंट्स हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस को। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना जी। एपिजेनेटिक चेंजेस को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो नहीं, अगेन एपिजेनेटिक्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, ये है जी साइंटिफिक इन रिलेशनशिप ऑफ एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस इन होम्योपैथिक लिटरेचर्स। ठीक है जी, इसके अंदर हम ये इसको हम डिस्कस करेंगे जहां से हमारी बात स्टार्ट हुई थी कि इफ वी आर ट्रीटिंग ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस हम कहते हैं कि इट रन्स इन द फैमिली, फैमिली के अंदर रन करता है, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो से इसके इफेक्ट्स आते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है ना। वो मियाजम आपके जनरेशन के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ करता है, किस तरीके से छेड़छाड़ करता है, उसका आंसर ये है जो कि मैं क्वेश्चन जो कि पहले मैं डेफिनेशन में भी बताया हूं, इट इज इनहेरिटेड एंड इट इज रिवर्सिबल। इनहेरिटेड, इनहेरिट भी हो, मतलब एक जनरेशन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस ने जितनी एपिजेनेटिक्स चेंजेस कर दी है किसी एक इंसान के अंदर, जब वो आगे इनहेरिट भी हो रही हैं, इनहेरिट भी हो रही हैं और वो रिवर्सिबल भी हो सकती हैं। कैसे? थ्रू ट्रीटमेंट। थ्रू ट्रीटमेंट आपका ट्यूबर क्लीनअप अगर आप देते हैं, थ्रू ट्रीटमेंट अगर आप उसको कोई भी आप उसको रेमेडी अप्लाई करते हो तो ठीक भी तो हो सकता है, रिवर्सिबल है। मैंने आपको पहले बताया कि आपने वर्ड याद रखना है इनहेरिटेड और रिवर्सिबल। बेशक वो इनहेरिट हो रहे हैं लेकिन दैट इज आल्सो रिवर्सिबल, उसको हम ठीक भी ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बैक कीजिएगा, ये लिखा हुआ even during the taking case history of a patient it is vital as to investigate the family history of tuberculosis, कोई ट्रॉमा, इनहेरिटेड टेंडेंसीज रनिंग इन द फैमिली। हम क्यों क्या कहते हैं फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, क्यों पूछते हैं कि कैंसर तो नहीं है, क्यों हम पूछते हैं कि किसी को टीबी तो नहीं रहा है, वो उसका जो सा साइंटिफिक अप्रोच है वो ये वाली है, उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजंस है ना वो ये वाले हैं, इस वजह से आप लेते हो केस टेकिंग हिस्ट्री। नेक्स्ट कीजिएगा। सो नाउ वी कम टू डॉक्टर हनीमैन। डॉक्टर हनीमैन के एफोरिज्म
284 के फुट नोट के अंदर लास्ट के ऊपर जाके अगर आप पढ़ें तो वो ये लिखता है, आम जुबान में पहले मैं समझाता हूँ कि उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो ये कहता है कि एंटीसोरिक मेडिसिन जो से टॉप की सल्फर है, हम किसी भी मदर को देते हैं विच इज नर्सिंग, उसका फीडिंग बेबी है, उसको मदर फीड पे वो लगा हुआ है, हम मदर को देते हैं एंटीसोरिक मेडिसिन, और वो जो सा है थ्रू मेडिसिन थ्रू मिल्क आप उसका जो सा बेबी है वो क्योर होता है, बेशक आप बेबी को ना दें। ठीक है, हुआ क्या, उस एंटीसोरा के जो सा एंटीस्पोरिक मेडिसिन है प्रेग्नेंट मदर्स के अंदर जो सा हम उसको दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो उसके अंदर कुछ ना कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस ला रही है जो कि आगे बेबी को जा रहा है। बेशक वो विद इन द वॉर्म दे दें, यानी कि अगर मदर को दे दें, यानी कि विद इन जो सर ने ट्रीट किया था बीएसटी वाला, हमने बच्चे को तो नहीं ना कुछ दिया था, मदर को ही ट्रीटमेंट दी ना, जो से भी हमने सिफ्लेनियम एंड ऑरोमेटिक वट एवर हमने रेमेडीज गिवन दी थी। हाँ बिल्कुल, टीबी का एग्जैक्टली सर ने बताया था, यानी कि हाँ यानी कि ये हमारा जो सा पॉइंट है ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके कि आया कि सर ने भी एक टीबी मेनिंजाइटिस का वो कह के सिर्फ उनको दी, मदर को दी है, बेटा नर्सिंग मदर, कोई से भी आपने रेमेडी लगाई, बच्चा माँ का दूध पी रहा है, बच्चा ठीक हो रहा है, टीबी मेनिंजाइटिस का है या हाइड्रोसेफेलस का कह लें, क्यों ठीक हो रहा है, बिकॉज एपिजेनेटिक इफेक्ट्स आर रिवर्सिबल एंड इनहेरिटेड। और ये आपके एफोरिज्म 284 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ, किसी को कुछ भी हो तो जाके वो पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। क्या है, he also claims that pregnant women treated in this way has given birth to the children usually healthier and stronger। ठीक है ना, एंटीस्पोरेटिक मेडिसिन टू द प्रेग्नेंट वुमन इन द 284 फुट नोट, वो ये क्लेम करता है, ये आप जाके पढ़ सकते हैं 284 पे, किसी के पास मोबाइल है भी निकाल के पढ़ ले कि एंटीसोरिक मेडिसिन, और ये जस्ट एक मियाजम की बात हो रही है, एंटीसोरिक की बात हो रही है, फर्दर जो से आपके जितने भी हैं, आपका साइकोसिस है, आपका सिफ्लेटिक है, आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं जब इसके ऊपर मियाजम, क्योंकि अब आपके पास एक थ्योरी मौजूद है कि यू कैन डिफेंड योरसेल्फ कि किस तरीके से वो मेडिसिन है इट इज एक्टिंग अपॉन, कि पेट के अंदर ही बच्चा कैसे ठीक हो गया, क्वेश्चन आता ही ना, रेमेडी दे दी, पेट के अंदर ही बच्चा कैसे ठीक हो गया, साइंटिफिक प्रूफ क्या है, या आपने बच्चे को कोई चीज नहीं दी, मदर से जस्ट वो ले रहा है, कैसे ठीक हो गया, हाउ, मुझे को भी जाके पढ़ लो, ठीक है, जाके पढ़, ठीक है, समझ आ गई, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, नेक्स्ट कीजिएगा। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एबी नैश। ठीक है जी, एबी नैश से किसी ने ये पूछा, इसको मैं आम पूरे एग्जांपल को एक सिंपल सी आपको एक्सप्लेन कर दूं, एबी नैश से किसी ने पूछा कि ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने का प्रॉपर टाइम क्या है, ये क्वेश्चन उसे किसी ने पूछा कि ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने का प्रॉपर टाइम क्या है, उसने आंसर दिया स्टार्ट विद द ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट करें आप इसका, यानी कि उसकी टेंडेंसी है ग्रैंड पेरेंट्स देन नेक्स्ट जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन, ठीक है ना, ही हिज आंसर वाज स्टार्ट विद द ग्रैंड पेरेंट्स बट इज द प्रॉपर टाइम टू ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि वीकनेस जो सी पेरेंट्स की वीकनेस है ना किसी किस्म की, जो कि किसी भी आई है, वो जनरेशन 3rd to 4th जनरेशन तक जाती है विदाउट सेइंग समराट, किसी को बगैर बताए कुछ पूछे, यानी कि मैंने एग्जांपल्स उसकी बुक से ऐसे उठाए हुए हैं ताकि उसी के अल्फाज जो उनसे ना वो कोट हो, ठीक है जी, आई एम एंड द प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द मदर एंड द चिल्ड्रन इन यूट्रो, बॉम्ब के अंदर ही उसके प्रॉपर जो है ना वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन, बच्चा जब बड़ा हो तो किसी किस्म की आए ना। यहाँ पे आपका बड़ा ही जरूरी आ जाता है योर कम्स व्हेन इट कम्स इन केस टेकिंग, कि आप उसकी फैमिली हिस्ट्री कितनी अच्छी निकालते हो, अगर किसी आप म्याजम के ऊपर, अगर आपको म्याजम कंफर्म हो गया तो आप उसकी फैमिली हिस्ट्री कितनी अच्छी निकालते हो, कैंसर है वट एवर द सीन है, आप उसको रिलेट कैसे करते हो, ये चीजें आपको फैमिली हिस्ट्री लेने में, उनको जेनेटिकली कोरिलेट करने में बहुत फायदा देने वाली है नेक्स्ट, जो कि ये ग्रुप जो है बाकी सबसे डिफरेंट होने वाला है इंशाल्लाह, और आपके पास साइंटिफिक अप्रोच होगी। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ए एच ग्रिमर है, गोट लिखता है इतने लॉजिकल या कॉजेटिव फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि आपकी डाइट भी जोन सी है
एपिजेनेटिक इफेक्ट्स के ऊपर करती है। जैसे कि कुछ आप देखते हैं कुछ फैमिलीज के अंदर अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा है। आम जुबान के अंदर हम कहते हैं यार फला फैमिली बड़ी अयाशा है, कबाबी है, अयाशी है, शराबी है, कबाबी है। तो वाई दैट रीजन कि वही फैमिली के अंदर जो अल्कोहल का यूज है वो फैमिली में क्यों है इतना ज्यादा? बाप भी पी रहा है, बच्चा भी पी रहा है, आगे उसके वो भी पी रहे हैं, बाकी नहीं पी रहे हैं। बाकी वो एक पर्टिकुलर फैमिली में क्यों है? उसका जो सा साइंटिफिक है वो यही है कि अल्कोहल के एक्सेसिव यूज से एपिजेनेटिक्स चेंजेस हो चुकी हुई हैं उनके, और वो फर्दर आगे इनहेरिट हो रही है। इट टाइम्स आल्सो आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें उसके साथ कि अगर आपके पास कोई फैमिली आती है, कोई भी आती है, अक्सर आप लोग कहते हैं यार ये पूरी फैमिली ही ऐसे डिप्रेशन की अलामत है, तो पूरी फैमिली को यही है, तो पूरी फैमिली को ही ऐसे है। अब डिप्रेशन ने जेनेटिक मेकअप तो नहीं ना चेंज कर दिया होगा, उसका डीएनए तो नहीं ना चेंज कर दिया। हाँ, वहां पे एपिजेनेटिक्स चेंजेस ले आई हुई हैं जिसने उसको पूरी फैमिली को, यानी कि ना, एक तो वो इनहेरिटेड भी है, ठीक है ना, वो आगे रहा है तो वो आगे इनहेरिटेड जोन सी है, तो पूरी फैमिली के अंदर वो इफेक्ट्स आ रहे हैं। फैमिली आप कहते हैं कि यार तो पूरी फैमिली डिप्रेशन की पेशेंट, या अब पूरी फैमिली में मेदे दा ही मसला, ठीक है ना, ये पूरी फैमिली को वट एवर द सीन इज। ये वो साइंटिफिक अप्रोचेज हैं जिसके बकायदा आपके लिटरेचर के अंदर, आपके होम्योपैथिक लिटरेचर के अंदर एग्जांपल्स मौजूद हुई हैं, बताया हुआ है उन्होंने। जस्ट यू हैव टू कोरिलेट विद दैट एंड यू हैव टू फाइंड दैट, ठीक है। तब इतने रिसोर्सेज नहीं थे, अब हैं, अब रिसर्चर्स हैं, ठीक है। तो उसको जब हम कोरिलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि ओए ये हम काम तो यही करते रहे हैं, और आप करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, आप यही काम करते हो, लेकिन अब आपको साइंटिफिक अप्रोच पता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा, जवाब है आपके पास। नेक्स्ट कीजिए जी। नेक्स्ट हमारा एक है एलन। एलेंस के आपने अक्सर बुक्स पढ़ी होंगी, एलेंस की नोट की जो सी बुक्स पढ़ी होती हैं, ठीक है जी। वो ये लिखता है कि हम हमें यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस आने लगे हैं केस टेकिंग से रिलेटेड नेक्स्ट, कि हम हमेशा ना किसी भी एक में आजम का ना फिनिश या कंप्लीटेड वर्क देखते हैं। सॉरी, पहले फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कि टीचेस अस दैट द पैथोलॉजी, होम्योपैथिक डॉक्ट्राइन हमें कहती है कि पैथोलॉजी इज नॉट द डिजीज बट द रिजल्ट ऑफ डिजीजेस। किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई पैथोलॉजी क्रिएट हो चुकी हुई है ना, वो डिजीज नहीं है, लेकिन वो बहुत सी डिजीजेस की बात है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो लिखता है कि हम ना किसी भी एक मियाजम का ना हमेशा एंड प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो से कॉजेटिव फैक्टर्स है ना, सीरीज है जो फैमिली से चलती आ रही है, हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे कि ये बताता है, एग्जांपल देता है, कोई एक बंदा आपके पास सर दर्द की लेके आता है कि सर में दर्द है, तो हम देखते हैं कि अच्छा यार बांधने से है वो। सर साजिद वाली बात, सर साजिद कहते हो कि बांधने से तुम्हें फर्क है, लेटने से फर्क है, उठने से फर्क है, बैठने से फर्क है। यार अगर उसके सर में ट्यूमर हुआ देन वहां पे क्या काम करेंगे देन? हम हमेशा फाइनल अप्रोचेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आम जुबान के अलामात की तरफ जा रहे हैं। व्हाई नॉट गो फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, व्हाई नॉट गो फॉर क्या कहते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स, ठीक है ना। इसके एंड पे ये लिखा हुआ कि फॉर इंस्टेंस वी से द ट्यूमर इज द कॉज ऑफ पेन। ट्यूमर है कॉज ऑफ द पेन, जो कि किसी किस्म की कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ट्रू है। लेकिन जो सा ट्यूमर है वो हमेशा डिजीज की पहली कॉज नहीं रहा। कहने का मतलब ये कि ट्यूमर तो बन गया, लेकिन ट्यूमर भी तो किसी वजह तो बनेगा ना। You don't have to treat the tumor, you should have to treat the causative factor, the behind the tumor. If it is runs in the family, if it runs in the environment, and if it runs in the epigenetic effects, ठीक है ना। अगर जीन है तो आप उसके जेनेटिक बेसिस के ऊपर जाएं, अगर फैमिली में रन कर रहा है तो फैमिली के लिहाज से जाएं। लेकिन अगर जस्ट उसके अपनी किसी स्ट्रक्चर की वजह से उसके अंदर चेंजेस आ गई हुई एपिजेनेटिक्स के अंदर, तो जीन्स को छेड़ते रहेंगे। मसला तो यार एपिजेनेटिक्स में हुआ है, जीन्स में तो मसला है ही नहीं। देन यू शुड गो फॉर बैक, यानी कि ट्यूमर को तो आप ट्रीट कर रहे हो, लेकिन जिस चीज ने ट्यूमर बनाया ना, आप गो फॉर दैट पीछे कॉजेटिव फैक्टर के बजाय। एलन ये कहता है आपको, और पीछे जब पॉजिटिव फैक्टर्स में जाएंगे वो पीछे यही सारी की सारी स्टोरी पड़ी होगी, सारी की सारी। यू जस्ट हैव टू डिस्टिंग्विश विच काइंड। अगेन सर कहते हैं आपकी विजिलेंसी है कि आपने उस चीज को डिस्टिंग्विश कैसे करना है। आया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है, उसके ऊपर डाइट, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट, उसके ऊपर किसी किस्म का बायो कुछ भी पड़ा हुआ है। हमें क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट कीजिए, वो नेक्स्ट है, देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिएगा सर। ये देखिएगा, ये एंड पे मैंने लिखा हुआ, कहते हैं नो लीजन या पैथोलॉजिकल कंडीशन इज द फर्स्ट कॉज ऑफ एनी डिजीज। कोई भी पैथोलॉजी बन चुकी हुई है, कुछ भी हो जाए, वो किसी भी डिजीज की पहली कॉज नहीं होती है। एज द डिजीज प्रोसेस प्रोसीड्स them all, and the true cause always lies in the disturbed or distressed life force itself। ठीक है, हम हमेशा वही
इसको आम जुबान में कहने का मकसद है कि हमेशा हम एंड प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, लेकिन पीछे जाए कि जो कि उस डिजीज को बनाने के अंदर जो सा उस चीज को प्रोसीड करने के अंदर जो से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर दैम। हम कहते हैं सारा का इलाज कर रहे हैं तो इस तरीके से करें। सो वी मस्ट गो बैक टू द लाइफ फोर्स, यानी कि अभी हम कुव्वत हयात वहां तक हमें बैग जाना चाहिए, देन हम उसका प्रॉपर कर सकते हैं लाइन एंड पे पढ़ने वाली। दिस पॉइंट लीड्स द होम्योपैथिक डॉक्टर टुवर्ड्स कंप्लीट केस टेकिंग, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड द कॉजेटिव फैक्टर्स, यानी कि प्रॉपर केस टेकिंग के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो जाएगा आपका, और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो जाएगी, और पॉजिटिव फैक्टर भी आपके पास आ जाएगा, आया कि वो कौन सी चीज इन्वॉल्व है। आपको रेमेडी सिलेक्शन के अंदर इजी हो जाएगा, रेमेडी देनी इजी हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आप जा सकोगे, ठीक है ना। और इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर्स या कोई भी इस तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आपको ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी कि आया कि अच्छा इसके पीछे ये वाला फैक्टर भी हो सकता है। और अगर आप इस तरीके से आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ लगा के ही आएंगे जो सारा कुछ। नेक्स्ट कीजिएगा। सो पॉइंट लास्ट के ऊपर हम ये कहते हैं, हमने इस सारे काम में से सारा कुछ करके हानीमन से एलन से जितना भी हमने होम्योजेनेटिक्स को भी डिस्कस किया, हमने सीखा क्या बताते हैं। हम ये कहते हैं कि होम्योपैथिक रेमेडीज जो सी है ना, कैरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिग्नल्स। उनमें सिग्नल्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं सिग्नल्स डिफरेंट सेल्स के जो से रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, विच लीड्स किसी एक जीन को टर्न ऑन कर देते हैं, किसी एक जीन को टर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है। जेनेटिक मेकअप को नहीं छेड़ते हैं, एपिजेनेटिक इफेक्ट्स के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है जी। रिवर्सिबल भी हैं और आगे इनहेरिटेड, अगर किसी को मसला हो गया है तो आप उसकी एपिजेनेटिक्स को ठीक भी कर सकते हो और उसके आने वाली जनरेशन को भी ट्रीट कर सकते हो। आया कि वो विद इन मदर बॉडी है, ठीक है जी, या वो बच्चा दूध पी रहा है, या वो बच्चा बड़ा होके किसी ऐसे किस्म के गलत एनवायरनमेंट में चला गया है, ठीक है, या वट एवर द सीन इज। और अगर तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो देन उस पर डेवलपमेंटल स्टेजेस का अप्लाई हो जाएगा कि वो किस डेवलपमेंटल स्टेज में है, कि आया वहां पे जाके वो ही जीन एक्टिवेट हुआ है जिसने उस चीज को ओपन किया है या माइनस किया है। नेक्स्ट कीजिए। एक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं ऑटिज्म के ऊपर। इसी चीज को अब हम आज का जो सा हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑटिज्म, उसको इस चीज के साथ रिलेट करेंगे। मेरा जो सा लेक्चर का पार्ट है जस्ट इंट्रोडक्शन है, आगे उसकी ट्रीटमेंट वगैरह सारे के सारे रेमेडी सिलेक्शन को सर आतिफ के पास है आज। और इस चीज को आप एपिजेनेटिक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। कैंसर तो आपका रिलेट कर दिया मैंने साथ साथ किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। अब हम ऑटिज्म को रिलेट करेंगे किसके साथ, जीन्स के साथ भी और एपिजेनेटिक्स इफेक्ट्स के साथ भी, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या जी, ASD भी जो कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज है, कंजेनिटल भी हो सकती है और या बाद में जाके अर्ली स्टेजेस के अंदर जाके नर्वस डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है जी। करते क्या है, आपके नर्वस सिस्टम के क्या कहते हैं फंक्शंस को, उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है जी। मोस्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन, ठीक है जी। हो गया क्या इसके अंदर, सिंपल है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो सकती हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, स्लो लर्नर्स, हाइपर एक्टिविटी, किसी एक चीज को देखना, सिम्टम्स अब आगे सारे के सारे ये इस तरह के सारे इसके मिलते जुलते या सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कीजिएगा। सिम्टम्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मोस्टली जो सा है सोशल बिहेवियर जो सा होता है किसी भी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड का, वो ही है जो कि उसको डिफरेंशिएट करता है सारे के सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, देखेंगे नहीं, ठीक है जी। कोई एक तरह के फेशियल एक्सप्रेशन है अगर किसी को उसका एक चीज का, वही उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होगा, मोस्टली कॉन्स्टेंट रहेगा। बुलाने जाने के ऊपर समटाइम्स रिएक्ट नहीं करेंगे कि उनको कोई बुला रहा है या आवाज देर से पहुंच रही है, वट एवर द सीन इज, ठीक है जी। सेकंड है जी, अगर उन बात नहीं सुनेंगे या रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेट लर्नर्स जो कि हमने लिखा हुआ है। एंड अगेन स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ब्रेन हाइपर एक्टिविटी, रात को समटाइम्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे या हाइपर एक्टिविटी रात में आ जाएगी, सोएंगे नहीं, तंग करेंगे, जैसे वो वन ऑफ द चाइल्ड के हमने वो ऑटिज्म वाला देखा था या वो ऑटोसोमल वाला भी देखा था, लेकिन जो से सिम्टम्स थे वो जरा मिलते जुलते थे। अगेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन उसके जो वो थे एक लफ्ज बार बार बोली जाना, कोई एक चीज को बार बार करी जाना, किसी एक चीज को टिकटिकी बांध के देखी जाना, रोकने पर भी ना रुकना, दैट इज ऑल कम अंडर ऑटिज्म। नेक्स्ट, रेजिस्टिंग हग, शाय होते हैं, हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चे गले नहीं मिलेंगे, मोस्टली वो उनका एक अपना वर्ल्ड, एक अपनी दुनिया होगी, उसमें वो खुश होंगे।
अकेले रहना पसंद करेंगे। उस बच्चे को अगर अकेला छोड़ा हुआ है तो समटाइम्स आपको ऐसे भी लगे जैसे नॉर्मल है, लेकिन दैट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है जी। रिपीटिंग द सेम वर्ड कंटिन्यूअसली, ठीक है जी। रिपीटेटिव मूवमेंट्स होगी, अगर वो हिल रहे हैं तो हिल ही जाएंगे, कोई एक बात कर रहे हैं, कोई हाथ है तो ऐसे ही करी जाएंगे, जिस काम से रोकोगे उस चीज को दोबारा लटकी जाएंगे। ये इसके सारे रिपीटेटिव मूवमेंट्स होंगे, किसी एक काम को बार बार करेंगे। केस हिस्ट्री जब आप लेंगे, साउंड एंड लाइट की तरफ बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी होंगे, कोई पास से शोर होगा तो अजीब से गुस्से में हाइपर, या लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होंगे। ये सारी के सारी सेंसिटिविटीज हमने आगे डिस्कस करनी है, सारी की सारी जेनेटिक के साथ हमने उसको कोरिलेट करना है। ठीक है जी। फोकस्ड स्टक, ये वही अब बता दिया कि किसी एक चीज को देख रहे हैं तो टिकटिकी बांध के देखी जाएंगे, या किसी एक चीज के ऊपर अगर स्टक हो गए, स्टक हो गए। नेक्स्ट कीजिए। कॉजेज, तीन तरह के कॉजेज हैं आपके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपके जेनेटिक फैक्टर्स, और आपके एपिजेनेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे पहले आपके मैटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं कि मदर से ही जो सा अगर विद इन बॉम्ब है अभी चाइल्ड, ठीक है, तो आपके जो सी उसकी मदर है उसका लाइफस्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा है। कोई उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या मेडिसिन उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे ले ली है, उसका स्ट्रेस इन्वायरमेंट कैसा रहा है, ये आपका अगेन एपिजेनेटिक्स के साथ इन्वॉल्वमेंट हो रही है आपकी सारी। स्मोकिंग है, अल्कोहल का यूज है, और पेरेंटल एज एट कंसेप्शन। ठीक है जी, कि एज क्या है पेरेंट्स की, ये भी आप एक चीज माइंड में रखिएगा कि जितनी मदर की एज ज्यादा होती जाती कंसेप्शन पे, आपके जेनेटिक डिसऑर्डर के भी चांसेस ज्यादा होते जाते हैं। अराउंड सुना है मैंने, देखा 38 से अगर ऊपर जाए ना तो देन आपके ये ना ये वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने में, डाउन सिंड्रोम होने में चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हम्म, हाँ, उस दौरान आके आपकी जैसे सेल मशीनरीज हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। जिन्होंने क्रोमोसोम्स को जिन्होंने क्रोमोसोम्स को पुल करना होता है, अलग अलग सेल्स में लेके जाना होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ, किसी एक तरफ क्रोमोसोम ज्यादा चला जाता है, किसी एक तरफ कम चला जाता है, दैट एवर डिसीज। नेक्स्ट कीजिएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगेन आपका आ जाता है बच्चे के ऊपर, मेडिसिनल इंड्यूस्ड हो सकती है, ओवर मेडिकेशन है, डिजीज की स्प्रेशन की वजह से, डिजिटल ऑटिज्म, ये सारे इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जो आजकल हमारे मोबाइल की यूजेस हैं, स्क्रीन टाइम आमतौर पे हम इसको कहते हैं, स्क्रीन टाइम क्या है बच्चे का, वो उसके अंदर कौन से एपिजेनेटिक इफेक्ट्स लेकर आती है स्क्रीन टाइम, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। क्या मोबाइल्स ना दें, स्क्रीन टाइम कम करें, ऑटिस्टिक हो जाते हैं बच्चे, बात नहीं सुनते हैं, चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, हाइपर एक्टिविटीज आ जाती हैं। एक्सपोजर टू रेस एंड इंजरी, हेड इंजरी होगी मोस्टली आमतौर पर, तजीद कटाता उधर, तजीद कटाता उधर। नेक्स्ट, इस लेक्चर के बाद ही कटाया जी। अच्छा जी, सेवरल जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एन ऑटिज्म, ये आपके जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि ऑटिज्म कॉज करते हैं। यानी कि ये है कि अगर जीन्स इन्वॉल्व है, आपका जीन ही डिस्टर्ब है, ये जीन्स के नेम लिखे हुए हैं मैंने जस्ट। नेक्स्ट कीजिएगा। जी आपके जीन्स हैं और उनके कॉजेज हैं, क्या क्या वो कॉज कर सकती हैं। फर्स्ट जीन का नाम ये है, इट लीड्स टुवर्ड द मेंटल डेवलपमेंट, इसमें मसला होगा तो मेंटल डेवलपमेंट जो सी है वो स्लो हो जाएगी। ये जीन का नाम है हॉक्स, ये ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर देयर इज अ डिफरेंस, मेंटल डेवलपमेंट एंड द ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट ऑर्गन की डेवलपमेंट है, एंड मेंटल डेवलपमेंट जो उसकी कॉग्निशन की, बिहेवियर की, लर्निंग की। ठीक है ना, ये उस चीज को अफेक्ट करेगा। एक ये जीन है, इसके अंदर कोई मसला डिलीशन या इन्वेशन कुछ भी हो जाए, ये ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है। एक जीन का नाम ये है, ये किस चीज को करती है, स्पीच डेफिशिएंसीज को एंड डेवलपमेंटल लैंग्वेजेस को, स्लो लर्नर्स, यानी कि जो उनसे वर्ड सीख जाने चाहिए थे या बोलने उसको रह जाने चाहिए थे, बच्चा नहीं बोलता, उसमें ये जीन है वो। ये तब की बात है कि ये तब की बात हो रही इफ इट इज जेनेटिक। ये वाले हैं, दिस इज द न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स एंड नर्व सेल कम्युनिकेशन, यानी कि मैसेज आना, यहाँ तक जाना, उसको करना है कि क्या मैसेज आ रहा है, फिर वापस जाना, उसका रिएक्ट करना, ये वो है न्यूरो ट्रांसमिशन से रिलेटेड, न्यूरो ट्रांसमिशन से रिलेटेड है बच्चा प्रोसेसिंग और देन वापस जाने के सारे। ये वाली जेन फेस मेमोरी के ऊपर है, यानी कि बच्चे को किसी शक्ल याद रहती है कि नहीं रहती है, या शक्लें याद करने में उसको लेट है या कुछ भी है, वट एवर दिस मीन। ये सारे सॉरी, हाँ हाँ, ये सारा वगैरह देख ये आपको दवाइयाँ बताएं, पहले दवाइयाँ खा
ये चीजें क्या क्या हाँ, लास्ट ओपीएन 4 ये है आपकी जीन जोन से है, उसने बताया था डिजिटल ऑटिज्म से रिलेटेड है, ठीक है जी। ये आपकी जीन जोन सी है ना, एक प्रोड्यूस करता है प्रोटोकॉल मेलानोस्पिन, जो कि रेगुलेट करता है सर्केडियन रिदम्स। व्हाट इज सर्केडियन रिदम्स? आपकी एक्टिवनेस और आपकी स्लीपनेस अकॉर्डिंग टू द लाइट, ठीक है ना। लाइट अगर चल रही, जैसे कि रात होती है, ऑटोमेटिकली हमारा एक नेचुरल बिहेवियर स्टार्ट होकर नींद आती है, या नींद का टाइम हो रहा है, या कुछ भी है। दिन है तो उठना है, ये सर्केडियन रिदम्स हैं आपके सारे के सारे, क्लॉक वाइज चलना है मूवमेंट को, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर में जाएं, आप पौधों को देखें कि दिन टाइम में अगर आप उनको देखेंगे, उनके पत्ते बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे कि मैक्सिमम लाइट उनके ऊपर पड़े। जैसे रात होती जाएगी उसका एंगल चेंज होता जाएगा, और रात को समटाइम ड्रूपी हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्सिंग हो जाते हैं। फिर जब दिन होता है, अगेन उनको पता है कि लाइट आ रही है, तो फिर वो अपने दिस इज द सर्केडियन रिदम्स, इसी तरीके से हमारे हैं। लेकिन डिजिटल ऑटिज्म में ये है कि जब वो लाइट पड़ती रहेगी उसके ऊपर, रात को लाइट बंद करके मोबाइल के ऊपर बच्चा लगा, लाइट पड़ती रही है उसके ऊपर, प्रोड्यूसेस मोर मेलानोस्पिन, उसका सर्केडियन रिदम जोन सा है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, वहां वो हो जाता है, ठीक है ना। ये है सारे के साथ, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, आगे आ गया जी आपके एपिजेनेटिक फैक्टर्स, ऑलरेडी वही आप डिस्कस्ड, ठीक है जी। 3 तरह के ही वो एपिजेनेटिक्स हैं जी, आपके मिथाइलेशन, आपकी स्टोन मॉडिफिकेशन, आपकी, तभी मैं जल्दी जल्दी से गुजर रहा हूँ कि वही है कि जीन एक्सप्रेशंस को विदाउट मॉडिफिकेशन इन द डीएनए सीक्वेंस, कोई भी आपका ऑटिस्टिक चाइल्ड है हो गया है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, सारा कुछ है, लेकिन इस चीज को आप कोरिलेट करोगे आपके एनवायरनमेंट के साथ, यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट का रोल है। वो उसने जीन्स तो ठीक रखे हैं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को अप एंड डाउन कर दिया हो। हाँ, फैक्टर हो सकता है, वो आया का एनवायरनमेंट का हो सकता है, वो मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, वो बच्चे का अपना कोई बिहेवियर हो सकता है, वो डिजिटल ऑटिज्म हो सकता है, वो ओवर यूज ऑफ मोबाइल्स, वट एवर द सीन इज। यानी कि इस चीज को आप देखोगे तो आपने ब्रॉड सेंस के अंदर जाना है, किसी भी इस चीज के अंदर जाते हैं। मतलब कि आप कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें तो पता लग गया ना यार जीन ही नहीं है, या फलां क्रोमोसोम ही नहीं है, कंफर्म हो गया। लेकिन व्हेन कम्स इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ, यानी कि कैंसर आ जाता है, ये आ जाता है, तो देन आपको सारे फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ते हैं। लेकिन ट्राई हम यही कर रहे हैं सर के साथ मिलकर कि हम इन फैक्टर्स को ना नैरो डाउन करें, मैक्सिमम नैरो डाउन करें, ताकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाए कि अच्छा ये है। अब आपको मैंने ये टिप दे दी, ये बता दिया हो कि अगर फैमिली में रन नहीं हो रहा कैंसर तो क्या वजह हो सकती है, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्रांसमिट होता है, हाँ, विदाउट सिम हिट कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा जी, ये अब पॉइंट ऑफ नोट वही है कि किसी ऑटिज्म के कोई एक फैक्टर्स नहीं है, एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, और कोई एक जीन इन्वॉल्व भी नहीं है, एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व है, और कोई एक एपिजेनेटिक इफेक्ट्स भी नहीं है, एक से ज्यादा जेनेटिक। यानी कि आपको ओवरऑल कॉजेटिव फैक्टर्स को देख के, फैमिली हिस्ट्री को देख के, अगर आपके पास ऑटिस्टिक चाइल्ड आ रहा है, इवन कि ये भी पूछ के कि इसका स्क्रीन टाइम क्या है, ये क्या करता है, ये क्या खाता है, किस टाइम खाता है, क्योंकि अब मैं इसको नैरो डाउन करके ला रहा हूँ ऑटिज्म के ऊपर ना, क्या सर मजीद अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे कि क्या खाता है, किस टाइम पे खाता है, सोने की, उसके स्लीपिंग हैबिट्स, उसके मॉर्निंग हैबिट्स, उसका चिड़चिड़ापन, उसका सारा कुछ, विच लीड्स जो कि आपकी फर्दर आपकी मेडिकेशन के ऊपर और आपके रेमेडीज लगाने के ऊपर आपको मजीद करेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर माय, थैंक यू सो मच। इजाजत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो हम सबका राजिक है, जिसके कब्जे में हम सबकी जाने हैं, और लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं बेशक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है इस दौर में, जब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, जब बच्चों की पहुंच में चीज़ें आ गई हैं, जब पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर से वो मामला जो तरबियत वाला था वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, बजाय कि उनका अपना शफकत का हाथ या उनका अपना साया रहे, तो मोबाइल का साया भी बढ़ गया। उससे क्या हुआ कि ना सिर्फ बच्चा जो पैदा हो चुका है वो इफेक्ट हुआ, बल्कि मदर के अंदर
जो बच्चा आने वाला है वो भी इफेक्ट होता रहा। जी। अच्छा ये सर, अब सर एंड पर हमने क्वेश्चन आंसर पे ही बोलना है, ठीक है? अब इसको सुनना है क्योंकि पहले भी बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, तो हम इसको जी नेक्स्ट करिएगा। आपने डॉक्टर शहरोज अरशद शामी साहब का लेक्चर सुना बड़े गौर से। उनमें 3 चीज़ें उन्होंने बताई कि जेनेटिक्स क्या है, एपिजेनेटिक्स क्या है और ऑटोइम्यून क्या है। देखिए, जब भी आपने ट्रीटमेंट करना है तो आपके पास एक होलिस्टिक अप्रोच होनी है जिसको लेकर आपने चलना है। ये नहीं कि आपने आया, बच्चे के सिम्टम्स लिए, बड़े के सिम्टम्स लिए और फायर खोलने शुरू कर दिए, या इलॉजिक या इररेलेवेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना। जिस तरह से डॉक्टर ई.बी. नैश, डॉक्टर एलन और डॉक्टर हानेमन ने आपको गाइड किया गया है एफोरिज्म, उसी तरीके से आपने पेशेंट को लेके जाना। तो आपका पहला एफोरिज्म, उसी में डॉक्टर हानेमन कहता है कि डॉक्टर वो है जिसको तमाम डिजीज का मैकेनिज्म पता हो, वो बिला वजह बड़ी बड़ी तकरीरें ना कर रहा हो, लेकिन बजाय के वो तकरीरों की तरफ जाए तो उसको उसका मैकेनिज्म का पता हो बीमारी के, और दवाई लगाना और इलाज करना जानता हो। सेकंड एफोरिज्म में फिर वो जेंटल और उस तरीके चले गए। अच्छा, इसमें डिफरेंस आपको ये जरूरी पता होना चाहिए, इसकी वजह कि आपके पास पेशेंट अब बहुत पढ़ा लिखा है। पेशेंट आपके पास पढ़ के आता है। जिसके बच्चे को ऑटिज्म, जिसके बच्चे को ओसीडी, जिसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम या इस तरह की भी कोई चीज होगी, वो समझे कि आपकी कोई भी तकरीर सुनने के लिए नहीं आया, वो आपसे लॉजिकली, साइंटिफिकली और जेनेटिकली बात पूछने आया है कि मेरे बच्चे का ट्रीट कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, और आपकी दवाइयों का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, आप दूसरों से डिफरेंट कैसे होंगे। इसलिए ये 3 चीजों का आपको लाजमी पता होना चाहिए कि जो आपके पास बच्चा आया है वो 3 चीजों में कहां पर अफेक्टेड है। आया कि वो ऑटोइम्यून में अफेक्टेड है, आया कि वो जेनेटिक में अफेक्टेड है, या वो एपिजेनेटिक्स में अफेक्टेड है। इसका आपको और दूसरे बंदों को ये फायदा होगा कि आपने कितना लंबा ट्रीटमेंट करना है, कहां तक बच्चे की पॉसिबिलिटी है क्योर होने की। किसी लेवल पर आपको सिर्फ बच्चे को मैनेज करना पड़ेगा। डॉक्टर शहरोज शामी ने कहा जहां पर ऑटोसोमल डिजीज आएगा, जहां पर कोई आपके म्यूटेशन आ जाएगी जीन्स के अंदर, जहां जीन जेनेटिक डिफेक्ट आ जाएगा, वो आपका जेनेटिक वो चेंज नहीं होने वाला। ऐसा कोई हमने अभी तक प्रूव्ड चीज नहीं देखी। शायद आगे आ जाए कि हम ही यहाँ पे खड़े होके कहें, अल्लाह करे कि ऐसा भी हो, लेकिन अभी तक इसको हम लॉजिकली साइंटिफिकली ये नहीं कह सकते कि उसका जीन चेंज हो गया। जीन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। जो अब जीन का ओवर एक्सप्रेशन या स्लो एक्सप्रेशन, उसको हमने होम्योस्टेसिस की तरफ लेके जाना है, यानी उसको मॉडरेट करना है। वो एपिजेनेटिक्स के ऊपर जाके हम टेक। थर्ड, ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज और तरह की होती है जहां पर आपका इम्यून सिस्टम खराब होके सिम्टम्स वही पैदा करता है, सिम्टम्स वही होंगे, कॉजेटिव फैक्टर और होगा, तो ट्रीट आपने वहीं से करना है। नेक्स्ट करिए। सिम्टम्स आपके पास जो मेजर मेजर आएंगे उसमें आप जरा देखिएगा कि अटेंशन डेफिशिएंसी एंड हाइपर एक्टिविटी, यानी बच्चा जो है वो किसी की चीज के ऊपर उसके अंदर फोकस की कमी होगी या बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा। ठीक है, दोनों एजेस में वो बूम पर होगा, हाइपर एक्टिव भी हो सकता है और फोकस्ड भी हो सकता है, लेकिन आपके बुलाने पर उसका फोकस आपकी तरफ नहीं होगा। सोशलाइजेशन, बच्चा पागलों जैसी हरकतें भी कर सकता है। बच्चा आपका किसी के पास नहीं जाएगा, शाय होगा या एवं गोद में चढ़ी जाएगा। तो सोशलाइजेशन के फैक्टर्स भी उसके ऊपर आप देखिएगा कि जब बच्चा एक आम रूटीन में बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो वो आपको नॉर्मल बिहेवियर लगेगा, लेकिन जब बच्चा ऑटिज्म का होगा ना तो वो जो रेपिटेटिव बिहेवियर में जाएगा ना, तो वो आपको लगेगा कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, इसका बिहेवियर चेंज है दूसरे बच्चों से। फिर कॉग्निटिव स्किल्स, चीजों को सोचने समझने की सलाहियत, उसके अंदर डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर,
यहाँ पर आपको एक और मजे की बात बताऊं, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम इंटेलिजेंट नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको एक्सट्रीम इंटेलिजेंट भी मिले, आपकी तरफ नहीं फोकस कर रहे होंगे। अगर वो मैथ कर रहा है तो ऐसी ऐसी क्वेश्चंस कर देगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या कर गया, लेकिन सोशलाइज नहीं होगा। सारे रवैये एक ही बच्चे में नहीं मिलेंगे आप। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जो डॉक्टर एलन ने हमें बताया कि आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना। आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस थ्रू जो आपकी केस टेकिंग है, थ्रू ऑब्जर्वेशन है, थ्रू लैब्स है, वो आपने करनी है। कैसे करेंगे? आगे आगे सेंसरी इश्यूज, डॉक्टर शहरोज ने इसके बारे में बताया था कि बड़े हाइपर सेंसिटिव होते हैं चीज़ों में। इस अच्छा याद रखिएगा कि एक होती है ऑल्फैक्टरी सेंसेस, ठीक है, और एक होती है आपकी मतलब जो एक्सटर्नल सेंसेस है, या देखने की सलाहियत और सुनने की सलाहियत, ठीक है। ऑल्फैक्टरी में आप जो है चीज़ों की सेंसेस यानी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल बहुत इंक्रीज हो जाती है आपकी। अच्छा, इसमें सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन जो सेंसरी आपके मामला थे ना, जैसे लाइट से सेंसिटिव हो गया या किसी की बातों ऊंची आवाज से, ठीक है, तो बच्चे बड़े कानों पे हाथ रख लेंगे, अजीब अजीब बिहेवियर करेंगे। इसके बाद स्टीरियोटाइपिंग होता है, रेपिटेटिव बिहेवियर इसको कहते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स जो इसके अंदर आपने आने हैं, हमने ये क्या किया है कि हमने दवाइयों को सॉर्ट आउट कर दिया। दवाइयां वही हैं जो शऊर में सॉरी जो लाशऊर में लग रही थी, अब शऊर में लगेंगी। सिंपल फॉर्मूला चेंज हो गया है कि पहले लाशऊर में दवाइयां लग रही थी, अब शऊर में लग रही हैं। अब आपको पता है कि ये किसी जीन के एक्सप्रेशन को स्लो कर रहा है, अब आपको पता है किसी जीन्स के एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है, मॉडरेट कर रहा है, ठीक है। या अगर इसके अंदर जेनेटिक मसला आ गया तो ये किसी और जीन के जो एक्सप्रेशन, जिस तरह हमने ऑटोसोमल का बच्चा, तो उसके किसी और P53 को हमने चाहा कि इसके जो प्रोटीन यहां से खारिज हो रहा है, जो इसको एक्टिवेट कर रहा है, हम उसको स्लो डाउन कर दें ताकि बच्चे की जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाए। तो डॉक्टर अब जो हमारा होम्योपैथिक लगाएगा मेडिसिन, वो विजिलेंसी पे लगाएगा, वो एक्टिव होकर साइंटिफिक तरीके से लगाएगा। काम वो पहले भी कर रहा था, अब शऊर में। ओसीडी, एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी ओसीडी है, अपने क्या नाम है सेंसरी सेंसिटिविटीज में देखेंगे आप, रेस्टलेस, सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज, यही चीजें, लैंग्वेज डिले, लर्निंग डिले, इसको हमने मेडिसिन के हवाले से, आपको कहीं कहीं लगेगा कि एक बच्चे में सारी सिम्टम्स पाई जाती है। अब सारे सिम्टम्स वाली दवाई कौन सी होगी, आपको सॉर्ट आउट करने में इजी हो जाएगा आज। और प्लस हमने इसकी आज आपको टॉप रेमेडीज, इसकी हेड रेमेडीज, इसकी इंटरकरेंट रेमेडीज, इसका जो बेसिक आपने रेमेडीज किस तरीके से चलानी है, प्लस आपने इसकी जो पोटेंसी सिलेक्शन है सबसे मुश्किल काम, क्योंकि डॉक्टर होम्योपैथिक ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि हमने दवाई कौन सी लगानी है और उसकी पोटेंसी कौन सी लगानी है। थर्ड उसका क्वेश्चन होता है कि रेपिटेशन कितनी करनी। तीन चीजें उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सारे मिलकर उसकी तरफ अच्छे तरीके से समझें। सबसे पहले जब बच्चा आएगा तो आते ही आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट उस तरीके से करना है कि सबसे पहले जो बच्चे के ऊपर जितनी भी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप नहीं है, याद रखिएगा होम्योपैथिक डॉक्टर अभी भी बहुत सारे मैक्सिमम लोगों की, हम ये तो कह देते हैं कि ये सेकंड सिस्टम है मेडिकल का जिस पर लोग एतमाद करते हैं या इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये सेकंड नंबर जो आता है ना, ये पॉइंट्स में आता है। ये नहीं आता कि हाँ जी, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये अगर वो दूसरा एलोपैथी 90% 99% है तो बाकी 7% हमारे पास नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉइंट्स में जाता है। तो इसलिए गौर रखिएगा कि हम सेकंड प्रायोरिटी हैं। जब सेकंड प्रायोरिटी आती है तो आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि आप मिशन पे होते हैं। सिर्फ आपने लोगों को ठीक करके या अपने घर को नहीं चलाना होता है, आपने साथ साथ इस पैथी को भी लोगों तक पहुंचाना है कि किस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले जब बच्चा आएगा तो आप, जो मेरा अपना भी तरीका है और जो हमारे आइडियोलॉजिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, सीनियर, वो भी हमें जिस तरह उन्होंने सिखाया, लेकिन हमने इसके अंदर थोड़ी एडवांसमेंट पैदा कर ली कि हमने एंटीडोट का तरीका और चेंज कर दिया। उससे ये हो गया कि हमारे मैक्सिमम रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो जो भी बच्चा आएगा वो उसकी एक्सपोजर होगा एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ। जब एलोपैथिक की मेडिसिन एक्सपोजर होगा तो हमने सबसे पहले उसको नक्सोमिका 30 की एक डोज देनी है, पोटेंसी नहीं लिखी, याद रखिएगा। छोटे बच्चों में आपने नक्सोमिका 30 बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट रेमेडी आपने लगानी है वो सल्फर सल्फर सॉरी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को जब आप पढ़ेंगे
तो उसमें लिखा होगा कि ये जो कन्वेंशनल या एलोपैथिक मेडिसिन के एक्सपोजर से जो सेहत की खराबी आती है, तो ये आपके बच्चे की जो सेहत है उसके ऊपर से जो परतें हैं, यानी अभी आपने डॉक्टर शहरोज का एक टॉपिक मैंने कहा था गौर से सुनना। इन्होंने कहा कि सेल के रिसेप्टर होते हैं जो जहां पर दवाई जाके वो रिसेप्टर के साथ मिल जाती है, वो रिसीव करता है और उसका मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। जब आपके सेल के ऊपर परतें चढ़ी होगी ना जी, तो वो ठीक नहीं होगा, वहां दवाई काम नहीं करेगी। फिर डॉक्टर हानेमन की तरह 12 साल लगेंगे म्याजम ढूंढते हुए कि हमने डीप इनटू, उस वक्त तो इतना एक्सपोजर भी नहीं था, अब तो एक्सपोजर भी बहुत है। हर बच्चा वैक्सीनेशन करवा के आया, हर बच्चा आपके पास टीके लगवा के आया, हर बच्चे की चेस्ट इन्फेक्शन है, हर बच्चे को स्ट्रेप्टोकोकस है। तो आपके पास पीछे बहुत कुछ है जिसको आपने पहले सफाइयां करनी है, झाड़ना है। और मैक्सिमम केसेस आपके ऑटिज्म के यहीं पर बच्चे जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज है, इनके एक लेक्चर में एक आया था मेडिसिनल इफेक्ट्स, तो मेडिसिनल इफेक्ट्स को भी ये यहाँ पर ही अगर आप पकड़ लेंगे, आपका 50-60% केस यहीं पर ठीक होना शुरू हो जाएगा। आर्सेनिक के बाद सल्फर, ये भी एंटीडोट करती है एलोपैथिक मेडिसिन को, ये भी कन्वेंशनल मेडिसिन को एंटीडोट करती है। पोटेंसी फिर मीनिंगफुल है, ये 30 में भी लगा सकते हैं, ये 200 में भी लगा सकते हैं। लेकिन पहले दिन आपने सिर्फ साथ साथ में ट्रीटमेंट में सिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा कि जल्दी जल्दी आगे जाऊंगा दवाइयां बताते कि ये सारी पता है, सब किताबों में दवाइयां लिखी हुई है। नेक्स्ट पहले दिन देनी है, आर्सेनिक की एल्बम उसी दिन दे सकते हैं, अदरवाइज अगले दिन दे, दिन के वक्त। सल्फर 30 की डोज, 200 की डोज उसके अगले दिन दे। उसके बाद अगली जो दवाई आती है वो आपके पास थूजा आती है। ये जो 4 दवाइयां है ना, पहली इसको याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास बच्चा आएगा आपने एंटीडोट करके चलना है आगे। वो बच्चा चाहे आपके पास नमोनिया का आ जाए, वो बच्चा आपके पास टीबी का आ जाए, वो मेनिंजिस का आ जाए, वो आपके पास एपिलेप्सी का आ जाए, किसी भी चीज का आएगा, आपने ये 4 दवाइयां लाजमी देनी है 30। उसके बाद सलेशिया, ये भी एंटी वैक्सीनम है, और आगे एंटी वैक्सीन है, और ये भी आगे जो वैक्सीनम है ये भी एंटी वैक्सीन है। ये टेटोपैथी है, ये होम्योपैथी की प्रूव दवाई है वैक्सीनम, ठीक है। ये आयोनाइज है, आयोनाइज जो है टीबी की, मतलब जिनका टीबी का एक्सपोजर हुआ तो उसको एंटीडोट कितना, जिस तरह मेथोट्रेक्सेट की बात हुई थी हमारी, उसको किस तरह से, जो पैरासिटामोल खा रहे हैं उसको कैसे आपने एंटीडोट करना है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत हो गया। उस पर तो चढ़ चढ़ के उसके जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल चेंज हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने तो सबसे पहले जो चीजें लेनी है ना वो उसकी प्रेजेंटेशन है, जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं। तो सिम्टम्स तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे परतें उतरेंगी तो पीछे से जो नई चीज आएगी ना वो आपका असल टारगेट है, जिसको आपने टारगेट करना है। जेनेटिकली पेशेंट अगर आपके पास आता है, माँ के पेट से चीजें लेके आता है, तो याद रखिएगा कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आपके लिए आपके रिसेप्टर्स को टुवर्ड्स डीएनए की तरफ ले जाएंगी। तो वहां पर आपकी सोल, एक्सरे, रेडियम ब्रोम और कार्सिनोसिनम ये काम आएंगी। ये जब तक मेडिसिन नहीं लगेगी तो आप कुल्ली शफा की तरफ नहीं जाएंगे। ये तो हमने अपने क्लिनिक्स में भी देख लिया, इसको करके भी देख रहे हैं, और अल्लाह पाक इसमें हमें रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। म्याजम को कभी नहीं भूलना, म्याजम, और म्याजम के साथ ही मैंने एक वर्ड लगा दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस, अक्सर हमने डॉक्टर फुरकान के लेक्चर में पढ़ा था कि स्ट्रेप्टोकोकस दिमाग के कैंसर की तरफ भी इंसान को ले जाता है, मेनिंजिस से आगे भी ले जाता है। ये वो आपके घुटनों की तरफ भी आप चले जाती है, रोमेटिक हार्ट के अंदर वो अफेक्ट कर देता है। तो इसलिए हम अक्सर स्ट्रेप्टो की मिसाल देते हैं, ईजी है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी हमने देखना है कि कोई पीछे इसको इस तरह की दवाई लगी थी जिसकी वजह से ये बच्चे का ऑटिस्टिक बिहेवियर हुआ है, इसको कोई ऐसी बीमारी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसकी वजह से ये ऑटिस्टिक हुआ है। पहले आप अगर बीमारी थी उसके पीछे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था तो आपने उनकी परतें उतारेंगे, फिर ही आप जाएंगे आगे। जो आती है वो इंटरकरेंट रेमेडीज आती है, यहाँ पर मैंने 3-4 इंटरकरेंट रेमेडीज लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देनी लाजमी है। उसकी वजह कि इनके ये आपकी दूसरी दवाइयों के मावन भी है, और ये दूसरी दवाइयों की जो क्योर रेशो है उसको ईज में ले आती है। अगैरिकस, इसको आगे जाके पढ़ेंगे गैरिकस क्यों। अगैरिकस एक कंप्लीट पैकेज है, इसी तरीके से ऑरामेट एक कंप्लीट पैकेज है। ऑटोइम्यून डिजीज में ऑरामेट सबसे मोतबर दवाई है सफलीनम के बाद। इस तरह ओपीएम है, यहां पर एक्सप्रेशंस
हाइपर एक्टिव हुए हैं वहां पर स्लो डाउन भी हुए हैं। तो आप जरा इनकी दवाइयों की जरा पीछे जरा इनकी जो नेचर है ना, हाँ बिल्कुल, इसकी नेचर की तरफ जाए ना तो आपको नजर आएगा कि ये तो हाइपर एक्टिव है गैरिकस, और ये बिल्कुल स्लो है। तो एपिजेनेटिक्स में भी पढ़ा है अभी कहीं पर वो एक्सप्रेशन हाई हो रहे हैं, कहीं एक्सप्रेशन डाउन हो रहे हैं। इसी तरह से ब्रेटम एल्बम मैंने इसलिए भी लगाई है कि डॉक्टर हानेमन ने इसके बारे में कहा है कि मेरे हाथ में अगर ब्रेटम एल्बम हो तो मैं 75% पागल लोगों का इलाज कर सकता हूँ। ये बोरक के मटीरियल मेडिका में आपको मिल जाएगा जब आप इसको ब्रेटम एल्बम को पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ लफ्ज पागलपन इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों के लिए, ठीक है। वैसी हरकत होती है, मैंने पहले कहा था थोड़ी डिफरेंस आएगा, दवाइयाँ वही होंगी। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो है सिमिलियन। अब सिमिलियन कैसे है, वो है कॉजेटिव फैक्टर एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम। याद रखे कोई चीज थी जिसने किसी चीज को बनाया और उसने आगे एक्सप्रेशन शो किया, कोई चीज थी जिस उसने आगे किसी चीज को बनाया, उसके अपने सिम्टम हो गए, जो आगे प्रेजेंटेशन आई उसके अपने, यानी प्रेजेंटेशन या सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज एंड कॉजेटिव फैक्टर। जब वो आपकी दवाई के साथ मिलती जुलती होगी तब लॉ ऑफ सिमिलियन अप्लाई होगा, तब टोटलिटी ऑफ सिम्टम। डॉक्टर हानेमन ने फिर वही बात है, कहीं नहीं लिखा कि हम बीमारों का इलाज करते हैं, बीमारियों का इलाज नहीं करते। ये किसी बुक में भी नहीं लिखा, कोई भी नहीं आज तक ये इसको फैलाया बहुत गया है। लेकिन डॉक्टर हानेमन ने जो बात की है वो यही की है कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। टोटलिटी ऑफ सिम्टम डॉक्टर आज शहरोज ने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि वो कॉजेटिव फैक्टर है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। उसके बाद जो है उसको आप अपनी मेडिसिन के साथ मैच करके, ठीक है, वहां पर फिर आपके आगे सिम्टम की अहमियत आ जाती है, क्योंकि आज आके आपने उसको देखकर ही मेडिसिन की तरफ जाना है, लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपका नहीं मामला होता। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हम वर्चुअल ऑटिज्म। अच्छा, वर्चुअल ऑटिज्म में एक रिदम था, सर्केडियन रिदम, यानी वो किस तरह से डिस्टर्ब होता है कि उसमें बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे का एटीट्यूड अजीब सा हो जाता है जब वो मोबाइल या गैजेट्स या लैपटॉप की तरफ जाता है। उस बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये आ जाता है। इसलिए ये आपने देखा होगा कि जब 5G का या 4G से 5G की टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे तो एक बार बार चीजें अलार्मिंग आ रही थी कि इसकी जो रेज है ना वो इतनी जबरदस्त है कि ये लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है, यानी ये लाशऊर में आपके काम करी जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। यहाँ पर 3 मैंने दवाइयां लिखी हुई हैं। एक वाईफाई लिखी है जो हर घर के अंदर वाईफाई सिग्नलिंग कर रहा है, आपके घर का जो माहौल है वो नेचुरल माहौल नहीं रहा, आप टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहे हैं और कुछ चीजें आपको मेंटेन कर रही हैं आपकी आदतों की वजह। उसमें एक वाईफाई भी है, जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव भी आपकी हेल्थ के ऊपर उतने ऐसे इफेक्ट कर रही है जिस तरह ये इफेक्ट कर रही है। तो वाईफाई, जब आप वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ बच्चे को देखें क्योंकि उसका एक्सपोजर होता है मोबाइल की तरफ, तो आप सबसे पहले जो आपने दवाई लगानी है वो वाईफाई लगाए। अब क्यों लगानी है, इसके रिजल्ट है, इसके बाकी रिजल्ट है, इसके रिजल्ट मिलते हैं, इसके रिजल्ट है। हमने इसको बहुत सारे बच्चों पे लगाया। एक लाहौर के बड़े मशहूर मैक्सिलोफेशियल डॉक्टर, मैंने पहले बात बताया, उनके ये अल्फाज थे कि डॉक्टर साहब वो जो आप वाईफाई और मोबाइल रेडिएशन की दवाइयां बेचते हैं ना, उससे हमारे बच्चों की जो हैबिट्स है ना वो चेंज हो गई, उनका एक्सपोजर टुवर्ड्स मोबाइल इतना नहीं रहा जितना पहले था। तो जी, उसको आपने दवाई लगाई है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये 3 दवाइयां आपके पास है। मोबाइल की रेडिएशन 4G 5G तो हर मोबाइल में आप, ठीक है, और पीछे से इसको खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रेडिएशन वाला मोबाइल है, उस रेडिएशन के ऊपर भी ये दवाइयां पड़ी हैं। इसके बाद आप आज जो हम सबसे टॉप रेमेडी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हाइपर एक्टिविटी की टॉप रेमेडी है और जो ऑटिज्म में मेरे नजदीक सबसे मोतबर दवाई है, जिस पर हमारा कंप्लीट रिसर्च वर्क, और रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं होता कभी भी, रिसर्च वर्क तो चलता रहता है, जिस पर हमारा रिसर्च वर्क चल रहा है
और जिसके अब तक जिस तरह से हमने पहले कुछ दवाइयां निकाली थी, एक दवाई जो सरताज दवाई निकल के आई है वो है साइपरपेडियम। साइपरपेडियम हाइपर एक्टिविटी और वो जो सर्केडियन रिदम को सेटल करने में आपकी दी बेस्ट दवाई है। और बात आती है कि इसकी पोटेंसी कौन सी काम करती है। इसकी पोटेंसी 30 भी काम करती है, इसकी पोटेंसी 200 भी काम करती है और इसकी पोटेंसी 1 M भी काम करती है। डॉक्टर साहब मैं सो जाता हूँ मेरा दिमाग नहीं सोता, डॉक्टर साहब मैं सो जाता हूँ मेरा दिमाग नहीं सोता, कालीफॉस, पसीडिया, टेसीफ्लोरा, ठीक है, जिनसिंग, पता नहीं क्या क्या, फिर भी आगे कहता है डॉक्टर साहब मैं सोता हूँ मेरा दिमाग नहीं सोता। आपका सर्केडियन रिदम चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, आपका सर्केडियन रिदम, आपकी हाइपर एक्टिविटी, आपके ब्रेन की जो चलता ही रहता है चलता ही रहता है, उसको ये प्रॉपर नींद देगा, दिन की नींद नहीं देगा। ये लफ्ज मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, सर्केडियन रिदम, ये आपको दिन की नींद नहीं पाएगी कि आपको मतलब वो आप कहेंगे कि इसको तो ओपियम देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सर्केडियन रिदम को ये नॉर्मलाइज करता है। होम्योस्टेसिस का वर्ड यहाँ इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर फुरकान साहब बहुत इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर फुरकान का इसलिए बार बार नाम लेता हूँ कि जो भी लाइव सेशन में या वो भी उनको कहें कि कहीं छोड़ तो नहीं गए, ठीक है, वो इधर ही है, नेक्स्ट उनका लेक्चर होगा, अंदर बैठे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली दवाई आती है वो आती है ट्यूबरकुलिनम। देखें आपने इसके बच्चों को देखा होगा, जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत पतले होते हैं, स्लीक होते हैं, स्लिम होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। और मेनिया, मेलनकोलिया, इंसोमनिया, सोपर, ये सारे इंसोमनिया, सोपर, ये सारी उसकी जो है ब्रेन एक्टिविटीज है। इरिटेबल स्पेशली व्हेन अवेकिंग, जब वो फिर रहा होगा, ठीक है, वो बहुत चिड़चिड़ा होगा क्योंकि खुराक भी उसकी पूरी नहीं होती। आपने जब ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लिनियम को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट बच्चे होते हैं। आप देखते ही कहते हैं ये तो ट्यूबर का म्याजम है। अच्छा, टीबी होना कोई शर्त नहीं है इसके अंदर, याद रखिएगा। कभी भी म्याजम को और अपनी जो पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है ना उसको मिक्सअप नहीं प्लीज करना आपने, या वहीं पर अपने चीजों को स्टक नहीं कर लेना अपने आप को, ठीक है। ट्यूबर क्यूलिनम बहुत बड़ी आपकी जो अपर थ्रोट, अपर रेस्पिरेटरी, ठीक है, जिस ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ है उसकी बहुत बड़ी दवाई है। स्ट्रेप्टोकोकस से पहले दे, आला तरीन रिजल्ट, सेंचुरस के बाद दे, बुखार उड़ा के मार देती है, ठीक है। और जहाँ प्लेटलेट्स कम हो तो प्रोटैनस से पहले दे, प्लेटलेट्स को उठा देती है। तो ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, इसका बहुत तरीकों से इस्तेमाल है, इस्तेमाल आना चाहिए और आपकी विजिलेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। थर्ड आ जाती है, आपने एक दवाई सुनी होगी, जैसे ही हायोसाइमस का नाम आता है ना तो आपके दिमाग में कंप्लीट पिक्चर बन जाती है ऐसे बच्चे की या ऐसे पर्सन की, ऐसे पेशेंट की जिसको किसी भी किस्म की कोई भी, अगर तमीज के हवाले से बात कर लें, अगर बातचीत के हवाले से बात कर लें, अगर लर्निंग के हवाले से बात कर लें, अगर कहीं सिटिंग के हवाले से बात कर लें तो उसके अंदर वो चीजें नहीं पाई जाती। होता है क्या, इसकी जो चीदा हायोसाइमस बड़ा ऑब्सीन सा होता है, अपने आप को जल्दी वो ऑब्सीन नंगा कर लेता है, ठीक है। अच्छा, इसका ये है कि ये डॉक्टर अली साहब इसको बताते हैं कि ये दिन के वक्त जो है ना तीर ग्राइंड करता है, जैसे साइना है ना वो रात के वक्त तीर ग्राइंड करता है, ये दिन के वक्त ये गुस्से में भी ग्राइंड करता है। ओसीडी की भी बड़ी अच्छी दवाई है ये। अच्छा, इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हाइपर एक्टिव है। ये सेंसरी सेंसिटिविटी भी है, सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज भी है इसके अंदर, लर्निंग डिले भी है, रेपिटेटिव बिहेवियर भी है और एब्रप्टिव भी होगा, ओसीडी में भी जाएगा, यकदम से कोई काम कर दिया, ठीक है, यकदम से ऐसे बैठा है उठ के जाके किसी को वायलेंट हो गया सेट्रामोनियम की तरह, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव भी है। तो ये क्या है, दौड़ेगा, एस्केपिंग, रनिंग, जंपिंग और पागलों की तरह हंसेगा। मेडिसन माइंड मेथड वालों को भी इसके अंदर लेके आते हैं जी, माइंड मेथड बहुत चल रहा है, किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, हम तो सारे ही करते हैं ना, हमें तो पता है। माइंड मेथड में याद रखिएगा कि हाई डोजेस को तरजीह दी जाती है, 200 कम अज कम या 1 M, वहीं पर ये काम करेंगे।
वहीं पर ही ये काम करेगी। माइंड मेथड को यहाँ पर आपने नहीं भूलना जी। नेक्स्ट करिए। सट्रामोनियम। सट्रामोनियम में वही सारी चीजें पाई जा रही हैं जो ओसीडी में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, मिसबिहेवियर कर रहा होगा, अनसिविलाइज चाइल्ड होगा। ठीक है, और नॉन वर्बल और लिमिटेड स्पीच, इसकी जुबान से पूरे अल्फाज नहीं निकल रहे होंगे। ठीक है, और फियर ऑफ स्पीकिंग, खौफ कर रहा होगा कि वो बोल नहीं सक रहा होगा। ठीक है, या बोलने में उसको खौफ आएगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, रिचुअल, जब बार बार वही काम करेगा और बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाएगा कोई भी काम करने के लिए। अच्छा, इसका और पीछे हाइपोथैलेमस का ना तकरीबन ये ज्यादा वायलेंट है, याद रखिए। इसको हाइपोथैलेमस से आपने डिफरेंशिएट कैसे करना, ये ज्यादा वायलेंट है। ये ऑब्सीन नहीं है जितना हाइपोथैलेमस ऑब्सीन है। हाइपोथैलेमस कपड़े उतारेगा, ये कपड़े नहीं उतारता। ठीक है, इसके बाद एक और दवाई है अथूजा। ये क्या करती है, चाइल्ड हाइपर एक्टिव है, उसकी कांस्टेंट मूवमेंट है और वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है। यानी बच्चों को दूध हजम नहीं हुआ, दूध निकाला वैसे उसी वक्त सो गए। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये बड़ों की वॉमिटिंग में, इसका मैंने पूरा लिटरेचर पढ़ा, उसमें से ये 2-3 बातें मुझे मिली। पूरे लिटरेचर में मैंने क्लार्क को भी पढ़ा और अपना क्या नाम है बोरक को भी पढ़ा, तो उसमें ये बड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई नहीं है वॉमिटिंग में। ठीक है, बच्चों के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यूज के ऊपर ये इस्तेमाल हो सकती है बड़ों में। अच्छा, इसमें होता क्या है कि बच्चा दूध निकालता है उसी वक्त सो जाता है, इधर से उल्टी की उसी वक्त सो गया। ठीक है, उस दूध पिया, निकाला, सो गया, कर्ड सी बनी यानी फटा हुआ दूध। अच्छा, जिसके बाद टैरेंटुला, आपने देखा होगा बच्चा टिक ही नहीं रहा, सोफों पे चढ़ रहा है, चीजें उठा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब किसी किस्म की उसके अंदर टिकने वाली वो चीज है ही नहीं। अच्छा, ये वो बच्चा है, एक टर्म यूज होती है मुझे अब मेरे दिमाग से निकल गई, कि जिसको हम चोरी कहते हैं। ठीक है, ये बच्चा ऐसे चीज उठाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्लेप्टोमेनिया। यस, क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, ये क्या करेगा, चीज उठाएगा, क्योंकि इसके अंदर से ओसीडी जैसा बिहेवियर, यानी अंदर से इंपल्सिव ऑर्डर आएगा कि यार चीज चुक के दौड़ जा, उसको खुद पता ही नहीं, और छुपाएगा भी, उसको रखेगा भी लैदा करके। ठीक है, तो ये चीजों की कलेक्शन करता है। आपने मकड़ी को देखें, जो मकड़ी के प्रेजेंटेशन है ना, उसी वही बच्चे के अंदर आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी। यहां पर आप याद रखिएगा, ये बड़ी पैरेलल चल रही है दवाइयां। जब आपके पास ऑटिज्म ओसीडी वाले पेशेंट आएंगे तो आपने बड़ी गौर से चीजें देखनी है कि इसको दवाइयां कौन सी लगानी है। क्या हम गलती से सट्रामोनियम की जगह हायोसाइमस तो नहीं लगा रहे, हायोसाइमस की जगह सट्रामोनियम, या यहाँ पर वो बच्चा वायलेंट भी है लेकिन वो टैरेंटुला में जा ही नहीं रहा था, हमने सट्रामोनियम लगा दी, या इसको टैरेंटुला की जरूरत है। ये बड़ा बहुत स्लाइड डिफरेंट के साथ आपने इन चीजों को देखना है। इसके अंदर भी हाइपर एक्टिविटी पाई जाएगी, बार बार वही काम करेगा, और इसके अंदर रेस्टलेस, क्योंकि वो फिर ही जा रहा है चीजों के ऊपर नीचे, उदम मचाया हुआ है। साइना, पेट में कीड़े, रात को उल्टा सोना, चिड़चिड़ापन, ये भी बच्चा जो है ना रेस्टलेस ज्यादा होता है। ये देखिए कि यहाँ पर हमने हाइपर एक्टिव ये सारी चीजें लिखी, यहाँ रेस्टलेस, जहां पर ग्रेडिंग ज्यादा होगी ना जिसकी, हमने वो लिखा हो, तो ये बच्चा यहाँ पर रेस्टलेस, इसकी रेस्टलेस ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गई आर्सेनिक एल्बम। रात की इसकी अलामात बढ़ती हैं। इसके अंदर जो सोशलाइजेशन फैक्टर ये होता है कि ये इसको रीअश्योरेंस या इसको कंपनी चाहिए होती है। ठीक है, एंग्जाइटी होती है, रेस्टलेस होती है, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है इसका। लेकिन इसकी जो जितनी भी अलामात हैं वो रात, जैसे मर्क्सॉल है ना, उसकी भी अलामात रात को बढ़ती हैं, लेकिन वो बड़ा एक गाइडिंग सिम्टम है उसका। वो मुंह में से थूक आ रहा है, तो मुंह में से थूक जो उसका भी आ रहा है, मुंह में से थूक कलकेरिया का भी आ रहा है, मुंह से थूक बेलाडोना का भी आ रहा है। डिफरेंस आपने रखना है, डिफरेंस आपने रखना है कि कलकेरिया का आपके माथे पे पसीने होंगे, पाँव ठंडे होंगे, बेलाडोना का भी यही होगा। ठीक है, तपा हुआ होगा, एक में एक जो सेंसिटिव हीट टू हीट की तरफ चले जाएगा, एक सेंसिटिव टू कोल्ड की तरफ चले जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट आपने ही करना है, और पीछे जाके वो दवाई कितनी गहरी है, आया कि वो उस लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, एपिजेनेटिक लेवल पर, क्या इस दवाई का
मोड ऑफ एक्शन इतना डीप एक्टिंग है, आपने देखना डीप एक्टिंग होती हैं दवाइयाँ, स्लो एक्टिंग होती हैं, लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा मैटर है सेंसेशन, लोकेशन और सर और क्या होती है, मोडालिटीज, ठीक है। इन चीजों को कहीं पर हमारा जो ग्रुप है या हम जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम किसी भी एक चीज को फॉलो नहीं कर रहे, हम सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। हमारा डॉक्टर साहब ने जो जिस तरह से हमने एनवायरमेंटल फैक्टर देखा, पेरेंटल फैक्टर देखा, मेडिसिनल फैक्टर देखा, एक्सपोजर टूवर्ड्स अपने क्या नाम रेस देखी, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं और इसका पूरा एक लेक्चर है हमारा 1.5-2 घंटे का, जहां पर हम इन चीजों को देखते हैं। इसके बाद आ गया रेस्टलेस, फिजिटिंग और सेंसिटिव टू नॉइज, जिंकम मैट। इसकी ये खासियत है कि ये जिंकम मैट सोया होगा तब भी इसकी टांग हरकत कर रही होगी, ठीक है। वैसे तो बैठे हुए भी इसकी टांग हरकत करती है, लेकिन याद रखिएगा पॉजिटिव फैक्टर फिर देखना है। टांग की हरकत का हरगज मतलब नहीं है कि वो फिजिटिंग है। टांग की हरकत का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, हो सकता है उसको कड़ाल पा रही है, उसको ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा है, तो कड़ाल तो आएगी कैल्शियम की वजह से, ठीक है, या किसी और आपके अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसकी वजह से। तो पॉजिटिव फैक्टर, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसके ऊपर आपने गौर लाजमी रखना है जी। नेक्स्ट करिए। वाइटा कार्ब बहुत बड़ी दवाई है, इसके अंदर बेस्ट आपकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई ऑटोसोमल डिजीज में, आपकी सबसे ज्यादा दवाई इस्तेमाल होने वाली ऑटिज्म के अंदर, आपकी सबसे ज्यादा दवाई होने वाली इस्तेमाल जेनेटिक डिजीज में और डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, बच्चा डल होता है, बहुत डल होता है, ठीक है। आप ये देखें लैंग्वेज डिले और लर्निंग डिले, कॉग्निटिव भी, माइंड भी, हाइट भी, ठीक है, और अपना जहन भी, दोनों तरीके से छोटा, उसका एक्सपोजर ही नहीं होता। अच्छा इतने जबरदस्त रिजल्ट है इसके, जो बच्चे पढ़ते नहीं टॉन्सिल्स का अच्छा बच्चे टॉन्सिल्स का शिकार हो, इसको जब आप इसका लिटरेचर पढ़ेंगे, इसका गलकेरिया का आपका, वहां पर आपको टॉन्सिल्स एक बड़ी जबरदस्त क्लू मिलेगा, ठीक है। ये बच्चे टॉन्सिल्स का शिकार होते हैं, माँ की शिकायत करती है कि बच्चे जी गला ठीक नहीं होता, चेस्ट इन्फेक्शन हर वक्त रहता है, हाइट इसकी बढ़ती नहीं है और पढ़ने में बिल्कुल ही काबिल नहीं है। ब्राइटा कार्ड पहले परतें उतार के सिर्फ ब्राइटा कार्ड देनी शुरू करें 30 में, अल्लाह पाक करम करता है, करम वैसे भी करता है, लेकिन ये वाला जब करम करेगा जिसमें आपकी विजिलेंसी, जिसमें आपका शऊर होगा, ठीक है। क्योंकि होम्योपैथी को बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें रूहानियत इन्वॉल्व है, बल्कि बहुत इसका स्ट्रिक्ट बिलीवर्स है कि रूहानियत है इसके अंदर, तो आप सर का बिलीव है, ठीक है। अगर आपकी रूहानियत इतनी स्ट्रिक्ट है तो आप उसको, जब आपका फोकस ज्यादा अच्छा सेट होगा ना, क्योंकि आपको जब चीज का मैकेनिज्म पता होता है ना सर, आपका फोकस ज्यादा सेट हो जाता है। जब आपका फोकस ज्यादा सेट होगा, आपके रिजल्ट भी उतने अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ब्राइटा कार्ड में और क्या है जी, आर्टिकुलेटिंग वर्ड में डिफिकल्टी आ जाती है, बैकवर्ड मेंटली एंड फिजिकली लिख दिया। कलकेरिया का रात, इस कलकेरिया का आपका बच्चा जब भी आपके पास आएगा, उसका माथा गर्म होगा, पाँव ठंडे होंगे, क्रोनिक में ये है। और जो आपकी अभी अभी मतलब हुआ मत है, एक्यूट में जो है वो बेलाडोना चल जाती है, तो उसमें ये कलकेरिया का दे। अच्छा बच्चा क्या जब सोएगा ना तो पसीने से भरा होगा, आप इसका लिटरेचर जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये अल्फाज है कि पसीने से भरा हुआ होगा, बिस्तर भी पसीने से भर जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड हीट प्लीज बच्चों में ना देखिएगा, जहां पर तो आप बहुत कंफर्म है, हो सकता है कि ब्राइटा कार्ब का टोटल दवाई ब्राइटा कार्ब हो सेंसिटिव टू हीट हो, ब्राइटा कार्ब तो सेंसिटिव टू कोल्ड है। बच्चा टोटल कलकेरिया कार्ब का है और सेंसिटिविटी टू हीट है, बच्चा कलकेरिया कार्ब में जाएगा। याद रखिएगा, फिर वही बार बार हमें बातें करनी पड़ती हैं कि हर दवाई का जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मोड ऑफ एक्शन है वो चेंज है। प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन सर और है, सेकेंडरी मोड ऑफ एक्शन और है, टर्शरी पर वो बिल्कुल चेंज। ब्रायोनिया की हम मिसाल देते हैं, एक टाइम पे उसमें जब वो क्यूट में आता है, फर्स्ट ग्रेड में आता है तो शदीद प्यास है, एक टाइम पे बिल्कुल खत्म है। सेंसिटिव टू हीट है, सेंसिटिव टू कोल्ड हो जाता है, नेट्रम्योर। अच्छा
ये बच्चे जो है ये देखें कि इनके टीदिंग भी स्लो होगी और वॉक भी लेट करेंगे। इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। नेट्रोम्योर में क्या होगा, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इमोशनल वर्बली, अपने इमोशंस को नहीं, डिप्रेशन का शिकार, माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन का शिकार, तब ये बच्चों नेट्रोम्योर भी बन जाते हैं। यानी माँ जो है वो स्टेफिस्केरिया भी हो सकती है, नेट्रोम्योर भी हो सकती है, ओरोमेट भी हो सकती है। जब माँ होगी तो एपिजेनेटिक्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो बच्चा भी वही प्रोडक्ट सामने आएगी। फिर आपने माँ से पूछना है कि आया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तुम्हें ये प्रॉब्लम थी, तो बच्चा वही चीजें लेके आया होगा, वही। अगर वो अपने आप को काट रहा है, उस वक्त माँ को गुस्सा था, वो चाह रही थी मैं खुदकुशी करूं, मुझे इतना तंग किया हुआ है। तो एपिजेनेटिक्स का वो आपने मामला उस वक्त याद रखना है कि हमने यहाँ ऑरोमेट देनी है, स्टाफिसगेरिया देनी है, या हमने नेट्रोम्योर देनी है। जी नेक्स्ट करिएगा। मारने वाले, हाँ जी। तो ये हो सकता है वो बच्चा माँ उस वक्त सट्रामोनियम की तरफ जाए, गुस्से में पागलपन की तरफ जाए, क्योंकि जो नेट्रोम्योर का गुस्सा होता है ना जी, ठीक है, ये ग्रीफ के साथ गुस्सा होता है। हाँ अजियत देना, अजियत देना, हाँ उसके अंदर क्या बात। अगली दवाई जो है वो जी अगेरिकस है, हेड रेमेडी है, इंटरकरंट रेमेडी है। हर दूसरे तीसरे दिन 1 ml की एक डोज लाजमी बच्चों को दिया जाए। अगर आप फर्ज करें कि ब्राइटा का आप दे रहे हैं तो 200 की एक डोज डेली दे रहे हैं, तो ये हर दूसरे तीसरे दिन दे। अगर आप ब्राइटा का 30 में दे रहे हैं तब भी ये आपने इंटरकरंट के तौर पर देनी है। ये आपके अच्छा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की भी बड़ी अच्छी दवाई है। यहाँ ऑटोम्यून को भी थोड़ा थोड़ा टच कर लेते हैं, ठीक है। ये बच्चों के अंदर मिक्स्ड सिम्टम्स भी हो सकती हैं, आपके मिक्स्ड प्रेजेंटेशन भी हो सकती है कि उसके जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी चल रही है, वो मेंटली डिलेड भी है, ठीक है, वो फिजिकली भी उस डिले है। तो आपने वहां पर उन चीजों को मिक्स्ड भी चेक करना है। दवाइयां यही है, दवाइयां यही है, सिर्फ आपको पता होगा कि ये बच्चा साथ में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी चल रहा है, इसी बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसी को सेरिबेलम एट्रोफी है, इसी को कोई अपना जेनेटिक डिजीज है, और इसी को ओसीडी वगैरह भी है। तो आपने दवाइयां यही देनी है, लेकिन कब तक देनी है ये फिर आप जैसे रिजल्ट हासिल करते हैं तब तक। इसके बाद ये देखें, ये अगली दवाई जो है ना, जो हम इसको सिर्फ कैंसर, फिर वही बात आ गई कि कैंसर के नसोड़ को कैंसर की हद तक महदूद ना करें। कार्सिनोसिनम का अपना एक मोड ऑफ एक्शन है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, टैलेंटेड है बट ऑब्सेसिव है, कंपल्सिव है, स्टबर्न है, ठीक है, बड़ा जिद्दी है, एंड आल्सो हैव स्लीप रिलेटेड इश्यूज। दिस चाइल्ड में आल्सो हैव एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। वो काम जो बार बार करने हैं, बार बार करने हैं, वो उसी पे लगा हुआ है, लेकिन है क्या, टैलेंटेड, लगा हुआ है मैथ की इक्वेशंस, लगा हुआ है वीडियो गेम्स के ऊपर, पबजी का उस्ताद बन गया, लेकिन बिहेवियर उस तरफ ही लगा हुआ। आपने देखा वो बच्चे अक्सर बेहोश भी होते हैं या सो भी रहे होते हैं तो वही काम कर रहे होते हैं। शाइनेस भी है, फियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि उसको उसकी जो गेम है या उसकी जो एक्टिविटी है उसको पूरा उसको मैनेज कर रही है, इसको इसलिए इसको जरूरत ही नहीं है सोशल इंटरेक्शन करने, लेकिन ह्यूमैनली ये ठीक नहीं है। इसलिए कार्सिनोसिनम का टैलेंटेड भी होगा और ओसीडी वाला भी हो सकता है और एसीएएसडी वाला भी हो सकता है। लाइकोपोडियम ये बहुत कम इस्तेमाल होने वाली दवाई है, लेकिन इतनी दवाइयां क्यों हम पढ़ रहे हैं। बात यह है कि होम्योपैथी है ही ये कि आपके पास सिर्फ एक तरह का बच्चा या एक दवाई से ठीक होने वाला बच्चा नहीं आएगा। आपके पास मल्टीपल टाइप के बच्चे आएंगे, आपके पास मल्टीपल बिहेवियर वाले बच्चे आएंगे। कभी आपके पास पेरेंट आके ये कहेगा कि डॉक्टर साहब ये थूक ही नहीं रोक रहे, ये हर वक्त इसके मुंह में से रालेंगे,
एक बंदा आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब इसने तो अपना जो जेनिटल्स है उसी को हमेशा पकड़ा हुआ होता है। एक बंदा आएगा वो कहेगा डॉक्टर साहब ये तो कपड़े उतार के भाग जाता है। एक बंदा आएगा वो कहता है ये खिड़की से छलांग मारा। एक बंदा आएगा वो कहेगा डॉक्टर साहब ये हमला कर देता है। एक बंदा आएगा ये बैठा हिलता ही जा रहा है। एक बंदा आएगा वो तालियां बजाता जा रहा है। तो यहां पर आपने डिफ्रेंशिएट यहां इन चीजों में करना है जी। सॉर्टिंग सेग्रीगेशन ये बड़ी जरूरी है, ठीक है। कौन ढीला, इमोशनली सेंसिटिव है, डिजायर टू अटेंशन रीअश्योरेंस, यानी इसको चाहिए होता है कि मुझे दिलासा दे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बड़ा चुप चपीता सा बच्चा होगा और सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी होगी, यानी वो माँ के साथ साथ जुड़ा हो रहा होगा, गोदी चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, जिसका कैमोमिला करता है गोद चढ़ता है, लेकिन कैमोमिला हाइपर एक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। ये उसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट करिएगा। अच्छा आ गया जी, कैमोमिला आ गया। अनसिविलाइज्ड है, हाइपर सेंसिटिविटी और नॉइज टू टच है, और सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी इसकी भी है, यानी जहां पर लोगों को प्यार से ट्रीट करना चाहिए वहां पर ये हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है, हाइपर हो रहा है, तो ये सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी है। हम ये तो कहते हैं नहीं वो बच्चों के साथ खेलता, बच्चों को फेंटता भी है साथ में, तो जो फेंटना होता है ना ये सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी है ये, ठीक है। ये सोशल एक्टिविटीज उसकी ठीक नहीं है। इसके बाद आ जाती है थूजा। वैक्सीन की वजह से बच्चों के ऊपर एक मसले आते हैं। वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन लगी लोगों को विदाउट एनी रिसर्च लग गई, बड़ी जल्दी की, उसने बहुत सारे लोगों को जो है ना वो उनके MNDs के अंदर भी, जो मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, ठीक है, उसके अंदर भी पंगा किया, उनके ब्रेन के अंदर भी मसले किए। तो थूजा हमारे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक ऐसी नेमत दी हुई है कि जहां पर भी वो बच्चे जो इंजेक्शन लगवा के आते हैं, हेमाटोमा बन जाता है इंजेक्शन के बाद, या कोई और इस तरह की चीज रसौली बन जाती है, या उसको कोई भी बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं, या कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, तो वो इसको रिवर्स करने की सलाहियत थूजा रखती है। बच्चे पेरेंट्स कहेंगे हंसते ही रहते हैं और कुछ नहीं करता, उसका काम ही हंसना है, या हंसने को आपने देखना है कि आपने हायोसाइमस और कैनाबस और क्रोकस से अलग कैसे करना। ठीक हो गया। इसके बाद इसके ऊपर बात हो गई है इग्नेशिया एनाटम और स्टाफी के ऊपर। बच्चा अपना ही गंद खा जाता है उठा के, या कोई गंदी चीज उठा के खा जाता है, और फिर डॉक्टर हानेमन ने इसको क्यों लिखा 75, ये पूरी पिक्चर शो करेगा जिसके अंदर उस फेयर में सारे के सारा पागलपन, जो मेनिया है दिमाग का, या आपको कोई इस तरह के बिहेवियर जो बिल्कुल एंटी सोशल बिहेवियर्स है वो मिलेंगे, तो वो आपको ब्रेटम एल्बम में मिलेंगे। ब्रेटम एल्बम को लाजमी जब OCD या इसको एगेरिकस और ब्रेटम एल्बम को लाजमी इंटरकरेंट के तौर पर देना शुरू करें। 1 में ना एक्सेसिव सलाइवा एट नाइट, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। डल होता है, रेपिटेटिव बिहेवियर, मर्क्सोल, मेलाटोनाइन ये हमारे पास नहीं है। स्कैरम जो है, स्कैरम मीठे का बच्चा खाता ही मीठा है, उसको चीनी की इतनी ख्वाहिश होती है। गन्ना, ठीक है, गन्ने से बनता है, तो शुगर इनटेक और हाइपर एक्टिव होता है। इसके बाद क्यूप्रम मैट होता है, ये बच्चा अपने पेरेंट्स को, उनके लिए हाइपर एक्टिव होता है, पेरेंट्स को मारता है, यहाँ पर वर्ड लिखा होगा, ठीक है, अग्रेसिव टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। तो वहां पर इसको आपने क्यूप्रम मैट देखनी। आप पूछते हैं बच्चा मारता है, हाँ जी मारता है, किनको मारता है, आपको मारता है या दूसरे बच्चों को मारता है, वो कहते जी हम पेरेंट्स को मार, उन्हीं को फैंटी लगा, तो दवाई क्यूप्रम मैट की तरफ जाए जी। नेक्स्ट ये आगे एक फिर स्पाइडर आ गया, एंड्रोक्टोनस, बड़ी जबरदस्त OCD की दवाई है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मैंने बड़ी कोशिश की है मुझे मिले, लेकिन इसका मुझे डाटा मिला है, ये मैं ढूंढ के इंशाल्लाह जैसे कोई पेशेंट इस तरह का आएगा तो मैं इसको लाजमी लगाऊंगा। ये देखें कि इसका स्विंग वाइडली फ्रॉम स्टेबल मूड टू डिस्ट्रक्टिव मोड, एक अच्छा भला वो एक मूड में बैठा है, उसका मोड ही चेंज हो गया और मूड भी चेंज हो गया साथ में, ठीक है, जैसे बिल्कुल ही आउट हो गया। तो OCD में भी ऐसा ही होता है, वो अच्छा भला बैठा होता है, किसी पर भी हमला कर देता है। इसके बाद हेलीबोरस आ गई। हेलीबोरस बड़ी मोतबर दवाई है, सेरेब्रल पाल्सी की भी बड़ी अच्छी दवाई है, ये सपोर्टिव रेमेडी है, कल्केरिया फॉस के साथ भी है, ठीक है, और ये हाइड्रोसिफलस की भी बड़ी आला दवाई है। और ये दिमाग में जहाँ पर सेरेब्रल एट्रोफी आ जाती है हाइड्रोसिफलस की वजह से या कोई और चीज़ हो, तो वहां पर भी ये काम करती है।
स्लो है, अंडर एक्टिव, सेम्स टू बी डिप्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम, मस्कुलर वीकनेस, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस यानी यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एट्रोफी अकड़ना, डिस्ट्रॉफी ढीले हो जाना, ठीक है, वजन ही नहीं आ रहा, तो बच्चा नीचे बैठा खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो डिस्ट्रॉफी के बच्चे इस तरह के होंगे। अगर आप उनको, मेरे पास हैं कुछ बच्चे डिस्ट्रॉफी के, बड़ा ये मुश्किल केस होते हैं इनको टैकल करना। मेरे पास कोई 5 हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक उसमें बहुत स्लो इसके अंदर दवाइयाँ काम करती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से नज़दीक नज़दीक अट्रोफी ये होती है, डिस्ट्रॉफी हो जाती है। इसके अंदर भी डिफरेंस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फॉस्फोरस इसकी, ये देखिए, ऑडियो विजुअल सेंसिटिविटी, अननेचुरल फियर स्पेशली डार्क, अंधेरे का खौफ, अंधेरे का खौफ कलकेरिया कार को भी है, फॉस्फोरस को भी होगा। डिफरेंस कहाँ पर करेगा? प्यास के ऊपर भी करेगा। डिफरेंस कहाँ करेगा? ये सेंसिटिविटी उसके ऊपर भी करेगा। डिजायर टू बी हग्ड, फॉस्फोरस बड़ा खुला दिल होता है, वो कहता है कि अगर उसके पास इलम भी आ गया ना तो कहता है मैं अभी अभी दे दूँ किसी को, मैं उसके पास कोई चीज आ गई तो बांट के खाने वाला है फॉस्फोरस। खूबसूरत नेचर, खूबसूरत शक्ल और सूरत का मालिक होगा फॉस्फोरस। प्रेशराइज्ड फ्लैपिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है, हरकतें करता रहेगा हाथों की, तो इसमें 200 और 1 एम की डोज आप दे सकते हैं। इसी तरह से कालीब्रोम है, ये हाइपर एक्टिव होता है, शॉर्ट, पेरेंट्स से पूछेंगे क्या करता है, वो कहेगा बात सुन रहा है थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर आप कालीब्रोम दे सकते हैं। नेक्स्ट करिएगा। इसी तरह पाइका आ गया, पाइका होता है अननेचुरल डिजायर फॉर अननेचुरल थिंग्स, या एक डिजायर फॉर अननेचुरल थिंग्स इसको हम कह सकते हैं। तो पाइका पोस्ट वैक्सीनल सिंड्रोम आ गया, आई टू आई कंटेक्ट जो है उसमें डेफिशिएंसी होती है, वैक्सीन की वजह से ये होता है कि उसके अंदर ये चीजें आ रही शुरू हो गई। इसी तरह हैंडलिंग ऑफ जेनिटल्स एंड नर्वस एजिटेशन, बुफो, ठीक है, अभी हम जेनिटल्स के ऊपर बात कर रहे थे, मैंने हायोसाइमस के ऊपर भी बात की, ठीक है, बुफो जो है ये अपने जेनिटल्स के ऊपर, हायोसाइमस ऑब्सीन हो जाता है, ये अपने जेनिटल्स के ऊपर, अपने बच्चों को देखा होगा तो वो अपने जेनिटल्स के ऊपर ही हाथ रखते हैं बुफो वाले, ठीक है, और ये चाइल्डहुड मास्टरबेशन के लिए भी है, और आगे भी मास्टरबेशन जो अडल्टहुड में भी करते हैं या उससे भी पैदा होने वाले जो मामला हैं, इसी से अगर एपिलेप्सी भी आ जाती है, मतलब इतनी ज्यादा मास्टरबेशन की कि एपिलेप्सी आ गई, तब भी बुफो ही दवाई है। सीपिया पुअर ब्लैडर कंट्रोल है, बेड वेटिंग है, बेड वेटिंग, बर्क्सोल बेड वेटिंग है, कास्टिकम बेड वेटिंग है, ठीक है, कलकेरिया का बेड वेटिंग है, बेलाडोना बेड वेटिंग है, एक्विजिटम बेड वेटिंग है। बेड वेटिंग की दवाइयाँ, मोड ऑफ एक्शन उन दवाइयों का आप देखेंगे तो ब्लैडर होगा, ब्लैडर को जो, तो जितना डॉक्टर ब्लैडर को समझता है उधर तक ठीक है, तो जो फिर एंडोक्राइन को समझता है कि इसको पिट्यूटरी, इसका एक्टिवेट हुआ, पिट्यूटरी के बाद इसका एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हुआ, ठीक है, आगे एडीएच वगैरह या पोस्टीरियर, ठीक है, तो एंडोक्राइन को जो समझता है डॉक्टर, वो उसको ज्यादा अच्छा दवाइयां लगाने का तरीका पता होगा, बजाय कि वो सिर्फ इतना ही देख रहा है कि इसका ब्लैडर हाइपर एक्टिव हुआ है और क्यों हो गया, ये अगर उसको नहीं पता तो फिर उसके अंदर वो जो समझ के लगा रहा है उसके अंदर जमीन और आसमान का डिफरेंस है। अच्छा जी, सल्फर गंदा रहता है, जेन भी गंदा, जिस्मानी तौर पर भी गंदा, ठीक है, बाउल कंट्रोल इसका पुअर है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, थका रहता है, लेजी रहता है, रात को एक्टिव हो जाता है। इसके बाद ट्यूबर के ऊपर हम बात कर चुके थे, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, बेड वेटिंग भी आती है, और बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देता है, ये आपको वो दवाई है जो कि देखिए जहां पर ट्यूबर में आजम होगा वहां पर रसोलियां भी होंगी, लाजमी नहीं कुछ साइकोटिक में होगा, सिस्ट भी होंगी, ठीक है। अच्छा, जब आप म्याजम पढ़ेंगे ना उसमें भी बड़ी मजे की बात है, उसमें भी एक स्लाइड डिफरेंट है, स्किन का पेशेंट होगा, सोरा भी होगा, और अपना क्या नाम है सिफिलिस भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस अलग है, सतही होना, डीप होना, वहां उसकी वो डिफरेंस करेगा। इसी तरह रसोलियां भी करेंगी, इसी तरह आपके जख्म भी करेंगे, इसी तरह आपकी सोच है, गंदी सोच है, सो रहा है, पक्की सोच है, साइकोटिक है, ठीक है, सोच में ही आप उसको कैसे सोरा सिफिलिस है, ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है सोरा सिफिलिस साइकिल। हम साजिद से कहेंगे किसी दिन ना इसके ऊपर हमें एक लंबा चौड़ा अच्छा लेक्चर दे, ठीक है, कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस ही बंदों को लहदा नहीं करना आता। नेक्स्ट करिएगा सर, खत्म होने वाला मेरे जी। स्लीप डिसफंक्शन है,
स्पेशली बड़ी अच्छी दवाई है हाजरा, बड़ी अच्छी दवाई है। लेट स्लीप, पिंचिंग, नर्वस एजिटेशन, स्लीप डेप्रिवेशन, नींद नहीं आ रही, ठीक है। सैप्रोपेडियम मेरे नज़दीक पहले नंबर पे दवाई है, लेकिन कोफिया जो है ये भी बड़ी अच्छी दवाई है, ठीक है। अच्छा, ये नींद उड़ाने के लिए भी है, उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा नींद आ रही है ना, तो आप उड़ाने के लिए भी दे सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। ये बड़ी जबरदस्त दवाई है कि यार, जिस तरह मनगैनम आपने पढ़ी होगी दवाई, मनगैनम में ना थका थका लेटा, कभी उधर लेट गया कभी उधर लेट गया, ठीक है, और कोई काम नहीं कर रहा, ओपीएम की तरह वो भी सोया हुआ है उधर, जिधर मर्जी खराटे ले रहा है। तो कोफिया बड़ी अच्छी दवाई काम करती है। इसी तरह नर्व, वैसे वो जो मैंने सेकंड स्टेज आपको बताई है ना कि खराटे मार है, वहां पर कोफिया दें तो ज्यादा अच्छा काम, ये एक्टिव करने के लिए ज्यादा अच्छी है। इसी तरह ओपीएम अभी बीच में हमने नहीं पढ़ी, तो ओपीएम का भी एक खासा है कि ओपीएम जो है वो हर वक्त थका थका, ढीला, स्लो लर्नर है, फोकस नहीं कर पा रहा। और कालीफॉस, ये आप साल्ट के तौर पर आपके MND, सॉरी, जो आपके नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको ताकत बख्शती है। जी नेक्स्ट करिएगा। टॉप रेमेडीज जितनी भी अभी तक हमने देखी हैं, उसमें सबसे पहले साइप्रोपेडियम, ब्राइटा कार्ब है, अच्छा ब्राइटा मोम्योर को भी देखें, ठीक है, सट्रामोनियम है, हायोसाइमस है, अगैरिकस है, मर्कसॉल है, और ब्राटम एल्बम है। ये हमारी टॉप रेमेडीज निकली हैं। नेक्स्ट, ये पूरी दवाइयों जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, और भी आगे करिएगा, ये उसकी पूरी लिस्ट है। ये दवाइयां अगर आपको पता होंगी, इन पर अबूर हासिल होगा, तब आप ऑटिज्म के पेशेंट्स को हाथ डाल सकते हैं। जो हमने टॉप बीच में से 6-7 दवाइयां निकाली हैं, वो आपके 60-70% पेशेंट्स को टच करेंगे। लेकिन जहां पर आप एक्सेप्शनल खुद केस बनते हैं, एक्सेप्शनल डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर बनते हैं, तो वो ग्रिप है इन दवाइयों में। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है कि आपको समझ आई हो। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन?